एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर स्टडी 24/7। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस सेशन में हम मिले हैं चालीसा को डिस्कस करने के लिए। चालीसा मींस अ रैपिड रिवीजन, जिसमें आपके चारों मॉड्यूल्स को ऑफ आईई आईएफएस सब्जेक्ट हम क्विक वे में रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की। यूएस डॉलर इंडेक्स को हम लेकर आए थे फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की वैल्यू को, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए मेनली इस यूएस डॉलर इंडेक्स को बनाया गया था। इस यूएस डॉलर इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है बास्केट ऑफ करेंसीज। इस बास्केट ऑफ करेंसीज में टोटल 6 करेंसीज आती हैं और ये 6 करेंसीज उन कंट्रीज की मानी जाती हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं यूएसए के। राइट, सो डू रिमेंबर, यूएसए की वैल्यू, यूएसए डॉलर की वैल्यू को हम यहां पे मेजर करते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ यूएसए, जिसमें बास्केट ऑफ करेंसी में टोटल 6 करेंसीज आती हैं। 6 करेंसीज में हर एक करेंसी का एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में आपका यूरो है, जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडेक्स है 57.6% से। देन वी हैव जापानीज येन 13.6%, वी हैव ब्रिटिश पाउंड 11.9%, वी हैव कैनेडियन डॉलर 9.1%, देन वी हैव स्वीडिश krona 4.2% एंड स्विस फ्रैंक 3.6%। ये है 6 करेंसी, 6 वर्ल्ड करेंसीज, और ये करेंसीज उन कंट्रीज की हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं यूएसए के। अगर मैं यूएसए के बारे में बात करूं, अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करूं, तो आप यहां पे देख सकते हो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 1973 में स्टार्ट किया गया था और इसको लेकर आए थे ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट में, और इसका बेस वैल्यू माना गया है 100। यूएसए का जो हम यूएस डॉलर की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके डॉलर की वैल्यू को बेस माना गया है। दैट बेस इज 100 बेस, ठीक है, और उसी में इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू में देखा जाएगा। अब आप देखिए पीक आपका यूएस डॉलर का वैल्यू कब रहा है या लोवेस्ट आपका यूएस डॉलर वैल्यू कब रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू पीक, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वैल्यू जो रहेगी इसकी 164.72 रहा है, जो रहा है आपका फरवरी 1985 में। अगर मैं बात करूं लोवेस्ट कब रहा है यूएस डॉलर, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे मार्च 2008 में ये 70.698 पहुंच गया था यूएस डॉलर। दैट वाज द लोवेस्ट। साथ ही में आप देखो इंडेक्स ग्रेटली अफेक्टेड है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से। ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर जो पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं, उन फैक्टर से यूएस डॉलर इंडेक्स की वैल्यू भी इंपैक्ट होती है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो सकता है, फॉरेन करेंसी जो है हमारी इंक्लूड करेगा कंपैरेबल बास्केट में, रिसेशन हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। ये सभी वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये सभी वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में, यूएस डॉलर की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट के बारे में। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जब भी कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है फॉरेन मार्केट में या फॉरेन मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो वो एडीआर एंड जीडीआर को यूज करते हैं। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट यूज किया जाता है जब कोई कंट्री की कंपनी जो है वो फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि स्पेसिफिकली यूएसए में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी यूएसए पे अपना शेयर इशू करना चाहती है, तो शेयर इशू करने के लिए इंडियन कंपनी यूएस के डिपॉजिटरी बैंक के साथ मिलकर यूएस इंडेक्स के अंदर यूएस डॉलर में अपने शेयर्स को इशू करती है। यही अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है। वहीं पे अगर मैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट की बात करूं, तो यहां पे भी सेम थिंग है। इंडियन कंपनी अगर ग्लोबल मार्केट से फंड रेज करना चाहती है एक्सेप्ट अमेरिका, तो फिर वो इशू करते हैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट को। इसमें भी सेम होगा कि आप अपनी कंट्री के शेयर्स को, अपनी कंपनी के शेयर्स को फॉरेन मार्केट में इशू करवाना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी बैंक, वो आपका ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट कहलाता है, जिसमें सिर्फ अमेरिका को छोड़ देते हैं, बाकी कंट्रीज काउंट होती है। डिपॉजिटरी रिसीट की आप बात करो तो आप देख सकते हो डिपॉजिट रिसीट एक टाइप ऑफ नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड किया जाता है लोकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री पे, बट ये रिप्रेजेंट करता है एक सिक्योरिटी जो यूजुअली फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है, एंड इसको इशू किया जाता है बाय अ फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो सिंपली यूएसए के लिए इंडियन कंपनी होगी फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, और इंडियन कंपनी जब अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स इशू करती है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी बैंक इन यूएस डॉलर, वो कहलाता है आपका अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। और यही अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री में जाएंगे तो कहलाएगा ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। क्लियर। अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज की। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी सिंपल सी बात है, वो पार्टिसिपेंट जो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कंपनी से लेकर पॉलिसी होल्डर तक पहुंचाते हैं। इंटरमीडिएटरीज मींस जो बीच में एक माध्यम बन रहे हैं आपके इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करने का, एंड यूजर तक पहुंचाने का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेनली, इंश्योरेंस एनवायरमेंट में मेनली 3 पार्टीज होती है। एक होता है इंश्योरेंस कंपनीज, एक होता है इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज, और एक है हमारा रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज एडा। इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज में एफडीआई को 2025 में 100% कर दिया है। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज में एफडीआई ऑलरेडी 100% 2019 में कर दिया गया था, और एडा को बनाया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर मल्होत्रा कमिटी, आरएन मल्होत्रा कमिटी। देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉमिस जो 2 पार्टीज के बीच में होता है। इंश्योरेंस एक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 2 पार्टीज के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है, और वो 2 पार्टीज, एक होता है इंश्योरर, इट मींस इंश्योरेंस कंपनी, और एक होता है आपका इंश्योर्ड, यानी कि आपका पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर एक प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपके लॉस को गुड बनाएंगे, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी कहते हैं। मेकिंग गुड द फाइनेंशियल लॉस इज व्हाट द इंश्योरेंस कंपनी डज। किसके अगेंस्ट? प्रीमियम के अगेंस्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, इसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। साथ ही में आप देखिए इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी सर्व करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर एंड द इंश्योरेंस कंपनीज, कि कंज्यूमर मींस पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, इंश्योरर मींस द इंश्योरेंस कंपनी। इनके बीच में जो गैप है उस गैप को फुलफिल करते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी। अब बात करें इंश्योरेंस ब्रोकर की, तो आपके सामने है इंश्योरेंस ब्रोकर आपके लाइसेंस्ड होते हैं बाय एडा एंड गवर्न किए जाते हैं बाय एडा।
रेगुलेशन 2002 जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर होंगे। अब इसी में हमारे पास एजेंट भी होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट दो लेवल पे देखे जाते हैं, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट एंड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट ये लाइसेंस होते हैं एडा के थ्रू और इनको गवर्न किया जाता है अंडर एडा रेगुलेशन 2000। वहीं पे कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस होंगे एडा के थ्रू और इनको गवर्न किया जाता है अंडर एडा रेगुलेशन 2002। और ये जो रेगुलेशन है ये ले डाउन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द रेस्पेक्टिव इंटरमीडिएटरीज कि आपके रेगुलेशन है, ब्रोकर होगा तो एडा रेगुलेशन 2002 में आएगा, अगर कॉर्पोरेट एजेंट होगा तो एडा रेगुलेशन 2002 में आएगा, पर अगर इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट हुआ तो वो एडा रेगुलेशन 2000 में आएगा। क्लियर? और यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट देने की जरूरत क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा होता है टू सेल द मोर इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट द मोर कमीशन, अनएथिकल तरीका यूज कर लिया जाता है या फिर डिस्काउंट दे दिया जाता है प्रीमियम के ऊपर, या हम बोल दें आपके कमीशन चार्जेस के ऊपर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट 1938 में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके से प्रीमियम पे डिस्काउंट देना या फिर हम बोल दें आप कमीशन पे डिस्काउंट दे रहे हो, ये वायलेशन माना जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 500 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर डिफाइन किया गया। अब आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में बताता है द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी का मतलब यह है कि आपके जीडीपी में इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं ये बोलूं कि हमारी जीडीपी 100 रुपीस है और हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम 7% है, सॉरी हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 7% है, इट मींस उस 100 रुपीस की जीडीपी में से 7 रुपीस जो है इंश्योरेंस प्रीमियम से हमने कमाए हैं। तो सिंपली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में बताता है परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द जीडीपी, कि जीडीपी में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम से कितना पैसा कमाया या कितना पार्टीशन वहां कितना पार्ट वहां पे कवर किया है। इंश्योरेंस डेंसिटी जो है ये कैलकुलेट किया जाता है एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू द पॉपुलेशन, और रेशियो ऑफ प्रीमियम टू द पॉपुलेशन का मतलब है ये पर पर्सन कंट्रीब्यूशन निकालता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से हमने ये तो पता कर लिया कि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी में कितना है। इसी के तैसे ही हम इंश्योरेंस डेंसिटी में पता लगाते हैं कि हमने कहा ना 7 रुपीस आपका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो वो 7 रुपीस किसने पे किए हैं, पर पर्सन कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है वो जानना है, तो हम निकालते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। पेनिट्रेशन बात करता है एज द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी और डेंसिटी बात करता है एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू द पॉपुलेशन। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है? इन पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। फिनटेक की मैं बात करूं तो फिनटेक इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं, बस अब इन्होंने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। फिनटेक आपका फॉर एग्जांपल पेटीएम हमारा एक फिनटेक है जो कि कर क्या रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड है। कंज्यूमर वांट्स एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, और वहां पे फिनटेक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड ये ट्रेडिशनल बैंक को कॉम्पिटिशन भी दे रहा है। आप देखिए मीनिंग अगर मैं बात करूं फिनटेक के बारे में तो इट्स अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये रेफर करता है यूज करना डिजिटल एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को जो डिलीवर करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एफिशिएंटली एंड कन्वीनियंटली, है ना, कन्वीनियंटली, यानी कि आप टेक्नोलॉजी को यूज किए आईटी को यूज करके अपनी सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को। ये इंक्लूड करता है सेक्टर जैसे कि पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लैंडिंग हो गया या एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज जो है ये वो प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी जो ये यूज करते हैं फिनटेक के अंदर वो वेब है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एपीआईज है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल आईडी भी हो सकता है। देन ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि सिंपली हमें कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है, कॉस्टिंग को रिड्यूस करना है एंड एक्सेसिबिलिटी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज की उसको बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचा सकें। ये ऑब्जेक्टिव इसका है। एग्जांपल आप देखना चाहते हो फिनटेक के तो आप देखिए डिजिटल पेमेंट्स के फॉर्म में हमारे पास पेपल है, पेटीएम है, इंश्योरेंस टेक के फॉर्म में पॉलिसी बाजार एंड बीमा है ना, देन लैंडिंग के फॉर्म में फंडिंग सर्कल एंड इन्वेस्ट्री है। ये सब एग्जांपल हैं ऑफ द फिनटेक कंपनीज। आगे इंपॉर्टेंस ये है कि सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, क्योंकि आईटी की सर्विसेज की हेल्प से ये लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड साथ ही में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इजी बना देते हैं लेस टेक सेवी कस्टमर्स के लिए भी। आगे नेचर की अगर हम बात करें, फिनटेक कंपनीज जो है प्राइमरली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बस अब आईटी को यूज करके इन फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने लगे हैं। सो दैट्स अ फिनटेक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेकफिन की। टेकफिन इज अ टेक्नोलॉजी फंड, टेक्नोलॉजी कंपनी वी कैन से, और हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है ये पहले से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते आ रहे थे। ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते आ रहे थे, और ये जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है हमारे, इनको अगर हम बात करें तो अब हमने ऐड कर दिया फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में। लाइक अ गूगल, अगर हम गूगल की बात करें ये एक सर्च इंजन है और वो सर्च इंजन अब आपको पेमेंट सर्विसेज दे रहा है। सो दैट्स अ टेकफिन, टेक्नोलॉजी कंपनी है ये। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टेकफिन या टेक्नोलॉजी कंपनी की मैं बात करूं तो दे एक्सपांड इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक्सपांड कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, इनका कोई बिजनेस था नहीं फाइनेंशियल सर्विसेज का। प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो देयर कोर बिजनेस इज डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड। इनका कोर बिजनेस क्या है? ऑनलाइन, डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज देते हैं, लाइक सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, सर्च और टेलीकॉम।
बिजनेस मॉडल की बात करें, ये फॉर्म जो है यूज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लार्ज कस्टमर बेस को एंड रिच डेटा प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर। साथ ही में एग्जांपल आपका गूगल है, अमेजॉन है, फेसबुक है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अलीबाबा है, जियो है, एयरटेल है, फ्लिपकार्ट है, दे ऑल आर द टेक्नोलॉजी कंपनीज और ये सभी द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग द आईटी, तो वो टेक्फिन कहलाएगा। की फीचर ये है कि इनके पास एक्सटेंसिव यूजर डेटा होता है ऑन बिहेवियर, प्रेफरेंस एंड कंजम्पशन पैटर्न। लाइक आप भूल जाएंगे कि आप कितने टाइम में अपना ग्रोसरी परचेज करते हो, बट गूगल विल रिमेंबर दिस, अमेजॉन विल रिमेंबर दिस। हर महीने मान लीजिए आप एक मिल्क पैकेट मंगा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी मंगा लिया ग्रोसरी प्रोडक्ट, नाउ वो डेट आने वाली है जब आप रेगुलरली ऑर्डर करते हो, इफ यू फॉरगेट टू ऑर्डर आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाते हैं, तो दीज आर वर्किंग एज अ रिपोजिटरी ऑल्सो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है कस्टमर का इनके पास स्टोर है, हमने नहीं दिया है, हमारे ट्रांजेक्शन से हम जब भी गूगल सर्च करते हैं तो वो सारी डेटा को ये स्टोर करते हैं और उसी के बेसिस पे ये हमें हमसे ज्यादा जान लेते हैं कि इस कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसका परचेस हिस्ट्री क्या है, इसका पीरियोडिकल बोरिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ इनको पता चल जाता है। एंड इसीलिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है ट्रेडिशनल बैंक्स के लिए एंड फिनटेक कंपनीज के लिए भी। आगे देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, तो एबिलिटी रखते हैं इंटीग्रेट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को सीमलेसली इनटू द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड लेवरेज डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, इशू करते हैं, ऑपरेट करते हैं इन पार्शियली अनरेगुलेटेड एरियाज में, क्रिएट करते हैं इंबैलेंसेस विद द रेगुलेटेड फिनटेक प्लेयर्स। साथ में देखिए पोस्ट कोविड इंपैक्ट ये हुआ है कि पैंडेमिक जो हुआ उसने बढ़ा दिया है रोल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स कोविड की वजह से बढ़ा है, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा देखा जा रहा है। इवन आप देखो आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कोविड के बाद ही तुरंत लॉन्च कर दिया। 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी है पर इसको फिएट मनी का स्टेटस दिया गया है, मतलब इसके पास लीगल टेंडर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, दैट इज सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब बात करते हैं नियो बैंक्स की, तो नियो बैंक्स आपके होते हैं डिजिटल ओनली बैंक, इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ये ट्रेडिशनल बैंक के साथ टाई अप करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और ये जो सर्विसेज देते हैं वो निश प्रोडक्ट की सर्विसेज होते हैं, जैसे कि बाय नाउ पे लेटर। पर ये आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सिंपली नियो बैंक्स जो हैं और डिजिटल ओनली बैंक्स जो हैं, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये टाई अप करते हैं अरेंजमेंट विद द रेगुलेटेड बैंक्स और ऑफर करते हैं सर्विसेज टू देयर कस्टमर। आगे ही ये जो एंटिटीज है प्रोवाइड करते हैं निश प्रोडक्ट, जिसमें हमारा कस्टमर जो है वो बाय नाउ पे लेटर वाली सिचुएशन में प्रोडक्ट एक प्रोवाइड कर रहा है। RBI is monitoring this space in a wider interest of the general public. Definitely RBI रेगुलेट नहीं करता बिकॉज पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो RBI हैज टू डू द मॉनिटरिंग ऑफ नियो बैंक्स। क्लियर? एग्जांपल में रेजर पे ऐप से आपके पास नियो है आपके पास, या फिर मैं बोल दूं नियो, रेजर पे एक्स, जुपिटर, दे ऑल आर द नियो बैंक्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 2015 में कोलकाता से लॉन्च किया गया था। अब ये जो स्कीम है, दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम में 18 से 50 साल तक के लोग जो हैं वो एनरोल कर सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना एनआरआईज के लिए भी एलिजिबल है, एनआरआईज भी इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं, उनके लिए भी एज ग्रुप सेम होगा 18 to 50 ईयर्स का। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो जीवन ज्योति बीमा योजना में लाइफ कवर जो है 2 लाख रुपए का है, और ये एनुअल रिन्यूएबल पॉलिसी है, यानी कि हर साल आपको इस पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा, एंड इसीलिए इसका जो प्रीमियम है हर साल पे करना होता है 436 रुपीज पर एनम। क्लियर? दिस इज द जीवन ज्योति बीमा योजना। क्लेम होगा आपका 2 लाख रुपए, प्रीमियम होगा 436 रुपीज पर एनम, एज रहेगा 18 to 50 ईयर्स। ये है आपकी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इसी तरीके से एक और आता है सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना को भी मई 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम द कैलकाटा। इस स्कीम में एनरोल करने के लिए आपकी एज 18 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। रिस्क कवर यहाँ पे 2 लाख का मिलता है इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ मर्डर एंड इन केस ऑफ फुल डिसेबिलिटी। 1 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर हम बात करें फुल डिसेबिलिटी की, तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ यूज इन बोथ आईज, हैंड्स और फीट। पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब होता है लॉस ऑफ यूज इन वन आई, हैंड और फुट। ठीक है, अब अगर हम बात करें डेथ ड्यू टू सुसाइड हुआ है, अल्कोहल हुआ है, ड्रग अब्यूज हुआ है, तो उसको कवर नहीं किया जाता। प्रीमियम रहेगा 20 रुपीज पर पर्सन, और ये भी एनुअल रिन्यूएबल स्कीम है। हर साल आप इसको रिन्यू करना पड़ेगा, 31 मई के पहले आपको इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना को भी मई 2015 में कोलकाता से लॉन्च किया था। तीनों स्कीम एक साथ ही आई थी। अटल पेंशन योजना का एज ग्रुप है 18 to 40 ईयर्स का। यहाँ पे पेंशन मिलती है 1000 से मिनिमम 1000 से 5000 तक की, और ये पर मंथ मिलेगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। 60 साल की उम्र होने के बाद से 1000 से लेकर 5000 तक की आपको मिनिमम पेंशन जो है पर मंथ मिलती जाएगी। क्लियर? साथ ही में ये कहा गया है अटल पेंशन योजना में कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए नहीं है। अटल पेंशन योजना एनआरआईज के लिए भी एलिजिबल है, एनआरआईज इसमें एलिजिबल होंगे। एनआरआईज का एज ग्रुप भी 18 to 40 ईयर्स ही होगा। अटल पेंशन योजना के अंदर एनआरआई पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, सेम एज के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स होंगे, जैसे गिग वर्कर्स हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। साथ ही में जो अटल पेंशन योजना है हमारा, इसके अंदर ये भी कहा गया है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो डिपेंड करेगा किस एज में आप ज्वाइन कर रहे हो, एंड नेक्स्ट थिंग आपका
कितना पेंशन आप लेना चाहते हो। अगर आप 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर रहे हो और 5,000 पेंशन पर मंथ लेना चाह रहे हो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पहले से फिक्स है। वही आप 40 साल की उम्र में ज्वाइन कर रहे हो और 5,000 पर मंथ पेंशन लेना चाह रहे हो तो भी अमाउंट फिक्स है। पर जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्ट्रीब्यूशन ईयर कम होते जाएंगे। क्लियर, याद रखिएगा। साथ ही में 2022 में एक और अपडेट इसमें कर दिया कि जितने भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो अटल पेंशन योजना में एनरोल नहीं कर सकते हैं। क्लियर, चलिए याद रखिएगा, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, सभी में एनआरआईज एलिजिबल हैं। नेशनल पेंशन स्कीम को हम लेकर आए थे, पीएफआरडीए के थ्रू ये स्कीम आई थी। पहले ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आया था, फिर इसको बढ़ा के ऑल सिटीजंस के लिए वॉलंटरी बेसिस पर एप्लीकेबल कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम जो है सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आया था। ये एक पेंशन प्रोग्राम है जो ओपन किया गया है एम्प्लॉइज के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। पर एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जितने भी आर्म्ड फोर्स है ना, जितने भी आर्म फोर्स एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हमारा नेशनल पेंशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। याद रखिएगा, एम्प्लॉइज ऑफ आर्म फोर्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब इन्वॉल्व होंगे, किसको छोड़कर? सिर्फ आर्म फोर्सेस को छोड़कर। क्लियर, आगे देखिए साथ में कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट का जो आफ्टर है सब्सक्राइबर ले सकता है 60% ऑफ कॉर्पस। जैसे ही आप रिटायरमेंट एज में पहुंचोगे तो रिटायरमेंट एज में पहुंचते ही आप 60% अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हो इमीडिएटली। रिमेनिंग जो 40% अमाउंट आपका बचता है उस 40% अमाउंट को यूज किया जाता है आपके लिए एन्युटी प्लान परचेस करने के लिए। क्या परचेस करने के लिए? एन्युटी प्लान को परचेस करने के लिए। ठीक है, साथ ही में अगर हम बात करें नेशनल पेंशन स्कीम की तो एनपीएस अकाउंट होल्डर जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो रिसीव करता है रिमेनिंग अमाउंट एज अ मंथली पेंशन ड्यूरिंग द पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। और ये जो मंथली पेंशन आपको मिल रहा है ये पेंशन मिलता है एन्युटी प्लान को परचेस करके। तो 60% आपको इमीडिएटली दे दिया जाता है, 40% अमाउंट जो रहेगा उससे आपका एन्युटी प्लान खरीदा जाएगा जो आपको हर महीने एक पेंशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये स्कीम जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है पीएफआरडीए के थ्रू, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारी कंट्री का पेंशन सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है। आगे अगर मैं बात करूं तो आपका एनपीएस दो टाइप ऑफ अकाउंट हमें ऑफर करता है, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जो है ये नॉन विड्रॉएबल रिटायरमेंट अकाउंट है। याद रखिएगा, टीयर 1 अकाउंट इज अ नॉन विड्रॉएबल रिटायरमेंट अकाउंट। यहाँ पे विड्रॉ करने की परमिशन तो है बट एग्जिट कंडीशन को फॉलो करने पर ही। और एग्जिट कंडीशन 3 दी गई है। आप एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, आप नॉर्मल विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही में टीयर 2 अकाउंट जो है ये वॉलंटरी सेविंग्स फैसिलिटी है, ये एक एड ऑन सर्विस है ऑन द टीयर 1 अकाउंट। और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है फ्री है विड्रॉ करने के लिए, जितना पैसा वो चाहता है उतना पैसा। साथ ही में याद रखिएगा नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 3 मॉडल्स लाए गए हैं। पहला मॉडल है द गवर्नमेंट मॉडल जहां पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडेड है। दूसरा मॉडल है द कॉर्पोरेट मॉडल और तीसरा मॉडल है ऑल सिटीजन मॉडल्स। इनके बेसिस पे आपका लाया गया है नेशनल पेंशन स्कीम को। साथ में ये भी याद रखिएगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को छोड़कर बाकी सभी गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल कर चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अगर आप एनपीएस स्कीम में एनरोल हो रहे हैं तो एनपीएस स्कीम में एनरोल होने के टाइम पे आपको प्राउड नंबर दिया जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि होता है 12 डिजिट्स का। ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाता है आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के थ्रू। इट्स अ 12 डिजिट नंबर। अटल पेंशन योजना भी आप लेंगे तो ये नंबर आपको इशू किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो ईपीएफओ की बात हम करेंगे। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके बेसिस पे? कस्टमर बेस के बेसिस पे, बेनिफिशरीज बेस के बेसिस पे या फिर मेंबर्स के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। ईपीएफओ ने काफी सारे इनोवेशन इंट्रोड्यूस किए, काफी सारे इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो पीएफ में लेकर आए हैं वो दैट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को 2014 में लॉन्च किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंदर। आप पढ़ते भी जाइएगा साथ साथ में। इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि अम्ब्रेला बनेगा मल्टीपल मेंबर आईडीज के लिए। ठीक है, यानी कि जब भी आप एम्प्लॉयमेंट चेंज करें, एम्प्लॉयर को चेंज करो तो आपका एक नया पीएफ अकाउंट होता था, मल्टीपल मेंबर आईडीज आपको मैनेज करनी होती थी, पर अब आपका सिंगल अकाउंट होगा। दैट्स अ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो 12 डिजिट का होता है और ये असाइन किया जाता है एम्प्लॉय को बाय द ईपीएफओ। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मल्टीपल ईपीएफ अकाउंट को आपका एक अलॉट करता है टू अ सिंगल मेंबर। ठीक है, ये आपका यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। आगे अगर हम बात करें एशियन क्लियरिंग यूनियन की तो एशियन क्लियरिंग यूनियन आपका एक पेमेंट अरेंजमेंट है। ये एक रीजनल कॉर्पोरेशन है जो इंडिया ने बाकी 8 कंट्रीज के साथ मिलकर किया है, दैट इज एशियन क्लियरिंग यूनियन। अब आप देखिए यहाँ पे एशियन क्लियरिंग यूनियन एज अ पेमेंट अरेंजमेंट काम करेगा, है ना। और ये आपका करता क्या है, पार्टिसिपेंट्स जो है सेटल करते हैं अपने पेमेंट्स को फॉर द इंट्रा रीजनल ट्रांजेक्शन। किस पे? इंट्रा रीजनल ट्रांजेक्शन पे अपने पेमेंट्स को ये सेटल करते हैं अमंग देयर पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल बैंक, जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के बीच में, और वो भी नेट मल्टीलेटरल बेसिस पे किया जाता है। इसका काम यही है सिंपली कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको एलिजिबल करना ट्रांजेक्शन के लिए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करना ट्रांसफर कॉस्ट के बेसिस पे। साथ ही में आप बताऊं, अगर देखो तो एसीयू को 1974 दिसंबर में लॉन्च किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था एक्चुअली बाय यूनाइटेड नेशन एस्केप के थ्रू। और आप देख सकते हो यहाँ पे एसीयू की टोटल 9 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार एंड नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका,
दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ एसीयू, 1974 में बना था, यूएन एस्केप इसको लेकर आया था। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी होता है, एनवायरमेंटल रिस्क भी होता है, मार्केट एनवायरमेंटल रिस्क को हम बोलते हैं। इसमें आपका लिक्विडिटी रिस्क भी होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होगा, क्रेडिट रिस्क भी होगा। ऑल ऑफ दीज रिस्क विल बी देयर इन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पूल करते हैं मनी फ्रॉम द वेरियस इन्वेस्टर, उसको इन्वेस्ट करते हैं द डाइवर्सिफाइड सेक्टर टू मिनिमाइज देयर रिस्क। साथ ही में म्यूचुअल फंड के सुपरविजन की अगर हम बात करें तो रेगुलेट करता है इसको सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड एमफी जो है इसका सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, दैट इज एमफी, और ये सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है फॉर द म्यूचुअल फंड ऑफ आवर कंट्री। साथ ही में अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के बारे में या एमफी के बारे में, तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्ले कर रहा है आपका रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड अपहोल्डर ऑफ द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। साथ ही में जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आपके एमफी के बारे में, एमफी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ हर बार कोशिश करता है कि मैक्स टू मैक्स हम बेटर बना सकें हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, है ना, हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करके, बिजनेस प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस करके, रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को, आरबीआई को और अदर रेगुलेटरी बॉडीज को प्रोवाइड करता है। ये डेवलप करता है एक वेल ट्रेन्ड एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी। और एमफी को बनाया गया था 1995 में, जो कि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगा। नाउ म्यूचुअल फंड में 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जहां पे आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जहां पे आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉरी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जिसमें आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अपने प्लान को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है जहां पे आप विड्रॉ करते हो इन द इंस्टॉलमेंट, और ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के अंदर 500 रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है। एसडब्ल्यूपी जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये एसआईपी का अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि एसआईपी में हम इन्वेस्ट करते हैं इन अ सर्टेन रेगुलर इंस्टॉलमेंट, और एसडब्ल्यूपी में हम विड्रॉ करते हैं इन द सर्टेन इंस्टॉलमेंट। और अगर मैं बात करूं आपका एसटीपी की, ट्रांसफर प्लान की, तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलता है एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने फंड को, अपने पैसे को, है ना, अपने फंड इन्वेस्टमेंट को। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस एक सिंपली ऑफर डॉक्यूमेंट है जो बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स हु वांट टू परचेज आवर शेयर। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बिडिंग प्रोसेस के खत्म होने के बाद बताई जाती है। तो आप देख सकते हो ये एक प्रोसेस है which does not detail of either price or number of shares or being offered to or the amount of issue, कि कोई ऐसी सर्टेन चीज तो जरूर होगी जो ये मेंशन नहीं करेंगे, है ना, दे नॉट हैव details of either price or number of share that have been offered or the amount of issue। साथ ही में this means that in case the price is not disclosed, number of shares को disclose करेंगे, यहाँ पर इन lower price band को disclose करते हैं। It means red hiring prospectus या तो आपको प्राइस बताएगा शेयर का, या आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें ये बताएगा, या फिर इशू साइज बताएगा क्या है, और बाकी की जो चीजें होंगी वो रिप्रेजेंट की जाएंगी आफ्टर बिडिंग प्रोसेस एंड। ठीक है, तो आरएचपी जब हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के लिए करते हैं, फाइल करते हैं, तो ये फाइल होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ विदाउट द प्राइस बैंड। साथ ही में in such a case the floor price or the price band will be notified by way of an advertisement 1 day prior of the opening of issue। और ये जो प्राइस ऑफ शेयर बताया जाता है वो बिडिंग प्रोसेस एंड होने के बाद बताया जाता है। बिडिंग प्रोसेस मींस मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ऑक्शन के थ्रू हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर, डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखकर। अब देखिए कंटेंट ऑफ आरएचपी की आप बात करो, ये किन किन चीजों की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ये हमें बताता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन के बारे में, आप किस बिजनेस में काम कर रहे हैं। ये हमें बताता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, यूज ऑफ प्रोसीड्स कहाँ पे किया जाएगा, इंडस्ट्री ओवरव्यू देता है, कंपनी ओवरव्यू पूरा इंडस्ट्री का ओवरव्यू देता है जहां आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बारे में बताता है। ये सारी इंफॉर्मेशन रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में दी जाती है इन्वेस्टर्स को ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ग्रीन शू ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये भी एक कैपिटल मार्केट का ही टर्म है। हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हम न्यूज में देखते हैं कि कंपनी अनाउंस करती है कि हम 100 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं या 500 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब कंपनी ने आईपीओ तो इंट्रोड्यूस किया, पर जैसे ही आईपीओ लिस्टेड होता है कंपनीज के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा होने की और सप्लाई कम होने की वजह से कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। इससे कंपनी को नुकसान ये हो सकता है कि अचानक से जब प्राइसेस बढ़ गए, जैसे कंपनी लिस्ट हुई है, तो खरीदेगा कौन? सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलआईसी का एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए होगा, बट बिकॉज एलआईसी इज अ रेपुटेड कंपनी ऑफ अ कंट्री, जैसे उसका आईपीओ आया, कंपनी लिस्टेड हुई, 1000 की जगह 5000 रुपए का एक शेयर मिलने लगा। जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग, 5000 रुपए का एक शेयर मिलने लगा, तो जो लोग 1000 का सोच के बैठे थे वो तो खरीदेंगे ही नहीं। अब यहां से एलआईसी को ये प्राइस बढ़ने का नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर एलआईसी करेगा ग्रीन शू ऑप्शन। ये सिंपली ओवर अलॉटमेंट इशू भी कहलाता है। इसका सिंपल सा मतलब है एक ऑप्शन ऑफ द अलॉटिंग इक्विटी शेयर, है ना, इट मींस एन ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर इन एक्सेस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफर्ड इन द पब्लिक इशू एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग, है ना। ओवर अलॉटमेंट इसको हम बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो, पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलिंग मैकेनिज्म, प्राइस को स्टेबल करने का मैकेनिज्म है जो पोस्ट लिस्टिंग कि आपके शेयर्स लिस्ट होने के बाद यूज किया जाता है। दैट्स अ ग्रीन शू ऑप्शन, इसको याद रखिएगा, ये तो हर बार पूछा ही जा रहा है, हम देख रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ माइक्रो फाइनेंस लोन। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है
माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं जो कि पुअर एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स को दिया जाता है। ये पुअर एंड लो इनकम हाउसहोल्ड जो है डिफाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल इनकम, और इनकी एनुअल इनकम अप टू 3 लाख होनी चाहिए है ना। ये एक कोलेटरल फ्री लोन है जो पुअर एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स को दिया जाता है, ऐसे हाउसहोल्ड्स को दिया जाता है जिनकी एनुअल इनकम अप टू 3 लाख है। और इसीलिए हाउसहोल्ड को डिफाइन भी किया गया है, आपके हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे हाउसहोल्ड होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हाउसहोल्ड नहीं माना जाएगा। साथ ही में ये कोलेटरल फ्री होता है, कोई कोलेटरल नहीं है, अप टू 3 लाख का लोन दिया जाता है उन फैमिलीज को जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख है। अब फैमिली ऐसी कौन कौन सी है जिनके पास इतना इनकम है अप टू 3 लाख ही है, उसके लिए कहा गया है कि आपका प्रॉपर्ली बोर्ड को पॉलिसी बनाना होगा माइक्रो इंश्योरेंस सेक्टर में, और डिफाइन करना होगा कैसे हम काउंट करें, कैसे हम कैलकुलेट करें किस कंट्री का एनुअल हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख है। रिकवरी जब करवानी होती है माइक्रो फाइनेंस लोन की, तो ये भी कहा गया है कि रिकवरी करवाने के लिए एक परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ कस्टमर डिसाइड किया जाएगा कि जिस भी कस्टमर ने आपसे लोन लिया, माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है, उसकी सैलरी का मैक्सिमम 50% एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट काटा जाएगा। मैक्सिमम 50 है, मिनिमम डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस कि उस पर्सन की सैलरी कितनी है या उस पर्सन का बेसिक नीड का रिक्वायरमेंट कितना है, वो सब कैलकुलेट करके कहा गया मैक्सिमम 50% तक का कवर किया जाएगा फ्रॉम द मंथली सैलरी। अब बात करते हैं माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा, माइक्रो इंश्योरेंस जो है अब लेस देन और वी कैन से 50,000 और लेस टू 50,000 आपका इंश्योरेंस होता है माइक्रो इंश्योरेंस। ये एडा माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005 के अंदर आता है। एंड ये जो माइक्रो इंश्योरेंस है ये आपका जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों को कवर करता है। माइक्रो इंश्योरेंस का अमाउंट याद रखिएगा, इट इज 50,000 और लेस। किसके अंदर आएगा? एडा माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005 के अंदर। इनविट्स एंड आरईआईटीएस दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं। इनविट्स को बनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर फंड रेज करने के लिए जनरल पब्लिक से, और आरईआईटीएस को बनाया गया था रियल एस्टेट में जनरल पब्लिक से फंड रेज करने के लिए। इनके दोनों की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट को चेंज किया गया। इनविट्स के अंदर 2019 में 10 लाख से 1 लाख किया गया था लिमिट को, और फिर 2021 में 1 लाख से इसको 10,000 से 15,000 का रेंज दे दिया है। यानी कि 2021 में ये कहा गया कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्ट में, वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में जो भी रेंज वो रखना चाहे उतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो भी 1 ट्रेडिंग लॉट के साथ। ठीक है, ये इन्वेस्ट में कहा गया। आरईआईटीएस का पुराना अमाउंट था 50,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना 200 यूनिट्स के ट्रेडिंग लॉट के साथ, पर अब नया कर दिया है 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो विद अ 1 ट्रेडिंग लॉट। ठीक है, 1 यूनिट ट्रेडिंग लॉट के साथ आप कर सकते हो। तो राइट नाउ इनविट्स का है 10,000 से 15,000 के बीच में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड 1 ट्रेडिंग लॉट, 1 यूनिट एज अ ट्रेडिंग लॉट आपका होगा। एंड इन केस ऑफ आरईआईटीएस 15,000 मिनिमम है एंड 1 यूनिट एज अ ट्रेडिंग लॉट यहाँ पे भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्राई पार्टी रैपो एक वो रैपो ट्रांजैक्शन है जहां पे बोरोवर एंड लेंडर के अलावा एक थर्ड पार्टी एंटर हो जाती है। उस थर्ड पार्टी को हम बोलते हैं ट्राई पार्टी एजेंट। क्लियर? ट्राई पार्टी एजेंट के 3 काम है, एक तो कोलेटरल सिलेक्शन करना है, दूसरा पेमेंट एंड सेटलमेंट करना है, और तीसरा आपका कस्टडी एंड मैनेजमेंट करना है। ट्राई पार्टी एजेंट जो है रिस्क पार्टिसिपेशन कभी भी नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। तो आप देखो ट्राई पार्टी रैपो टाइप ऑफ रैपो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे थर्ड पार्टी जिसको हम ट्राई पार्टी एजेंट बोल रहे हैं, ये कोलेटरल सिलेक्शन देगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट करेगा, कस्टडी एंड मैनेजमेंट करेगा। और ट्राई पार्टी रैपो का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने इन अगस्त 2017 इन अगस्त 2017। आगे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन की, तो लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन को एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन को आरबीआई लेकर आया था 2020 में। इनको लाने का पर्पस ये था कि हमें एलटीआरओ से ये कहा गया कि जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं वहां पे फंड रेज करना है, वहां पे फंड्स देना है, वहां पे लोन देना है। और टीएलटीआरओ में भी यही था कि हमें लोन देना है स्पेसिफिक सेक्टर्स में। टीएलटीआरओ में और एलटीआरओ में पहला डिफरेंस तो ये है, एलटीआरओ में कहा गया प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लोन देंगे। प्रोडक्टिव सेक्टर्स कौन होंगे? आरबीआई बताएगा टाइम टू टाइम। टीएलटीआरओ में कहा गया स्पेसिफिक सेक्टर्स में लोन दिया जाएगा, और वो भी कहां दिया जाएगा, स्पेसिफिक सेक्टर कौन से होंगे, आरबीआई डिफाइन करेगा। साथ ही में अगर बात करूं लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन में जो आपका ड्यूरेशन है रैपो ऑपरेशन का वो 1 ईयर एंड 3 ईयर है, और आपका टीएलटीआरओ में ये अप टू 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। आप देखिए एलटीआरओ को 2020 में हम लेकर आए थे, और एलटीआरओ में टोटल कहा गया था 1 लाख करोड़ तक का जो टोटल अमाउंट है वो मार्केट में प्रोडक्टिव सेक्टर्स में दिया जाएगा। तो पहला पर्पस तो यही था कि बैंक्स को एनकरेज करेंगे कि आप मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करो स्मूथली एंड सीमलेसली, और ऑगमेंट करो क्रेडिट फ्लो को प्रोडक्टिव सेक्टर में। साथ ही में अश्योर करो बैंक को अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी एट रीजनेबल कॉस्ट जो रिलेटिव है प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन पे। साथ ही में हम बोल रहे हैं ये डिसाइड करता है फ्रॉम द फोर्टनाइट बिगनिंग, आपका 2020 में फरवरी में 1 ईयर और 3 ईयर के टेन्योर के साथ इनको इशू किया गया था। टोटल अमाउंट था 1 लाख करोड़ का, जिसमें आपका 25,000 ईच आपका इशू किया गया था, कंडक्ट किया गया था 17 एंड 24 ऑफ फरवरी 2020 जो कि 3 इयर्स एंड 1 ईयर्स की रिस्पेक्टिवली ड्यूरेशन पे इशू किया गया था। ठीक है, दैट इज एलटीआरओ। टीएलटीआरओ में 1 लाख करोड़ ही है। टीएलटीआरओ को 4 ट्रांचेस में किया गया था 25,000 ईच ट्रांचेस, जो टीएलटीआरओ 1.0 था। टीएलटीआरओ 2.0 में 50,000 करोड़ का यहाँ पे ऑप्शन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल, 91 डेज ट्रेजरी बिल, 182 डेज ट्रेजरी बिल एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की बात जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, और इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 से किया जा सकता है, उसके ऊपर मल्टीपल ऑफ 10,000 इन्वेस्टमेंट अलाउ है।
कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो याद रखिएगा हर कोई अलाउ है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, एवरीवन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, जब एनआरआई, ओसीआई या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं या फिर कोई सेंट्रल बैंक आ जाता है किसी दूसरी कंट्री का, तो डिफरेंस ये हो जाता है कि उनको फैमा के रेगुलेशन फॉलो करके ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट याद रखिएगा 10,000, उसका मल्टीपल होगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है कंसिस्ट करता है सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं, और सेंट्रल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरेबल स्टेट डेवलपमेंट लोन आता है। कौन एनरोल कर सकता है? देखिए, रजिस्टर कर सकता है कोई भी इंडिया में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, फर्म, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडी, पार्टनरशिप फर्म, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल राष्ट्र बैंक एंड इवन इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू परचेज दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इट मींस देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो फंड आता है वो जाता है गवर्नमेंट के पास, उस फंड को सरकार यूज करती है कंट्री के डेवलपमेंट में, इसलिए एवरीवन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मनी मार्केट का सिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज व्हाट? इट्स अ सिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और इसको इशू करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसलिए ये सिक्योर होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जिसको इशू किया जाता है डिस्काउंट प्राइस पे, और रिडीम करते वक्त पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पे रिडीम हम करते हैं। टेन्योर अगर बैंक इशू करते हैं तो मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 364 डेज होता है, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को तो 1 साल से 3 साल होता है। ड्यूरेशन याद रखिएगा, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डिफरेंट है। बैंक के लिए इट इज 7 डेज टू 364 डेज, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इट इज 1 ईयर टू 3 ईयर्स। आगे मैं बात करूं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जा सकता है टू द इंडिविजुअल अदर देन माइनर जो है, माइनर्स जो है, देन आपका कॉर्पोरेशन को, कंपनीज को, ट्रस्ट को, फंड को, एसोसिएशन को, इन सबको इशू किया जा सकता है। इवन एनआरआईज भी अलाउ हैं कि वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। मिनिमम अमाउंट 5 लाख के साथ इसको इशू किया जाता है, एंड देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 5 लाख होता है कि 5 लाख के मल्टीपल में इसको इशू किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, बैंक वहां पे लोन नहीं देता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, जब तक कि आरबीआई स्पेसिफिकली ना बोले। आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोला है तो ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे लोन मिलता है। बायबैक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे अलाउ है, और ये किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 7 डेज आफ्टर डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आज इशू किया है तो आज से 7 दिन के बाद ही बायबैक किया जा सकता है। आगे आता है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को आरबीआई, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सबसे पहले आया था 1989 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कमर्शियल पेपर जो आए थे सबसे पहले 1990 में आए थे। कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, पर ये अनसिक्योर्ड नॉन नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, इसलिए सिक्योर नहीं है। और कमर्शियल पेपर जो है आपका सभी रेसिडेंट, सभी नॉन रेसिडेंट जो परमिटेड है इन्वेस्ट करने के लिए कमर्शियल पेपर में अंडर फैमा, ये सब एलिजिबल है टू इन्वेस्ट इन द कमर्शियल पेपर। कोई भी नो पर्सन कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर इशूड बाय रिलेटेड पार्टीज ईदर इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे अगर हम बात करें कमर्शियल पेपर के बारे में, तो कमर्शियल पेपर जो भी कॉर्पोरेट इशू करना चाहता है उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग लेनी होगी, और मिनिमम रेटिंग जो है A3 होना चाहिए है, तभी आप इशू कर सकते हो अपना कमर्शियल पेपर, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो ये इशू किया जाता है कंपनीज के थ्रू टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। कमर्शियल पेपर का ड्यूरेशन मिनिमम 7 डेज टू मैक्सिमम 364 डेज होता है। कमर्शियल पेपर भी मिनिमम 5 लाख और उसके मल्टीपल ऑफ 5 लाख में इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर को भी बाय बैक किया जाता है, बट बिफोर 30 डेज फ्रॉम द डेट, लाइक प्राइस आपका जो बायबैक है वो 30 दिन के बाद ही होगा, नॉट बिफोर है, यानी कि आज आपने इशू किया तो आज से 30 दिन के बाद ही कमर्शियल पेपर को बायबैक किया जा सकता है। कॉल मनी, नोटिस मनी टर्म भी याद रखिएगा। कॉल मनी, नोटिस मनी में कॉल मनी ओवरनाइट लोन देता है, नोटिस मनी 2 to 14 देता है, और आपका जो टर्म मनी है वो 15 to 364 डेज के लिए लोन देता है। क्लियर? नाउ बात आती है इनके प्रूडेंशियल लिमिट की, वो भी याद रखिएगा। नाउ मर्चेंट बैंक्स की बात करें तो मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। मर्चेंट बैंक्स जनरल पब्लिक को रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज नहीं देते हैं। मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू देयर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स। क्लियर? मर्चेंट बैंक किसके थ्रू रेगुलेटेड है? सेबी। तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेबी से लेना होता है, और मर्चेंट बैंक की 4 कैटेगरीज दी हैं जिसमें इनको सर्टिफिकेट लेना है सेबी से। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक, कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंक, कैटेगरी 3 मर्चेंट बैंक एंड कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंक। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक जो है ये इशू मैनेजर की तरह एक्ट कर सकते हैं, ये एडवाइजर, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर सबके रोल को प्ले कर सकते हैं। कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंक एक्ट कर सकते हैं एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह। मर्चेंट बैंक 3 जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज एन अंडरराइटर, एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। एंड कैटेगरी 4 जो है ये सिर्फ और सिर्फ एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन को। तो जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो अकॉर्डिंगली आपकी फंक्शंस डिफाइन है, अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा फ्रॉम द सेबी। मर्चेंट बैंक 1 की कैटेगरी में रजिस्टर होने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 5 करोड़ का कैपिटल, देन आप रजिस्टर हो सकते हो। वेंचर कैपिटल जो है ये स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्टअप कंपनीज में, जो वहां पे हाई रिस्क होता है बट हाई रिटर्न के पोटेंशियल चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं वेंचर कैपिटलिस्ट की, तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है,
हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है जो किया जाता है मेड विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग द हाई प्रॉफिट्स। हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है ये। इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टअप में हम पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न तो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में होते हैं जिसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का इन द फ्यूचर। मनी इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटी शेयर्स खरीदकर इन द स्टार्टअप कंपनी। इवन डेट इंस्ट्रूमेंट भी है, 3 लोन इंस्ट्रूमेंट है जो वेंचर कैपिटल के अंदर यूज किए जाते हैं, कंडीशनल लोन, कन्वर्टिबल लोन एंड कन्वेंशनल लोन। इन तीनों की तरह डेट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में भी वेंचर कैपिटल पैसा लगाता है आपके स्टार्टअप्स में। साथ ही में इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में होता है जो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के होंगे, और जो भी प्रोवाइडर हैं जो पैसा दे रहे हैं वेंचर कैपिटल दे रहे हैं वो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि ये करते नहीं है पर इनको परमिशन है कि यू कैन पार्टिसिपेट, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या लॉस सिचुएशन ओनली। डे टू डे मैनेजमेंट में ये कोशिश करते हैं पार्टिसिपेट ना करें। भट्ट कमेटी ने वेंचर कैपिटलिस्ट को 1972 में इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं बात करूं फैक्टरिंग फॉरफिटिंग के, तो दोनों ही तरीके हैं इमीडिएट कैश लेने के ऑन द ट्रेड बिल्स, है ना। ट्रेड बिल्स पे आप इमीडिएट कैश ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग ऑल्सो। फैक्टरिंग फॉरवर्डिंग में पहला डिफरेंस तो ये है कि फैक्टरिंग जो है वो बिना कोलेटरल के होता है, यहाँ पे आपको बैक्ड नहीं करना होता लेटर ऑफ क्रेडिट या किसी बिल ऑफ एक्सचेंज से। फॉरफिटिंग जो है ये आपका बैक्ड करना होता है लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज से। फैक्टरिंग जो है आपका ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों हो सकता है, जबकि फॉरफिटिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल होता है। फैक्टरिंग आपका शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन है 150 डेज। उस 150 डेज में से 90 डेज आपका क्रेडिट पीरियड है प्लस 60 डेज आपका ग्रेस पीरियड है। तो याद रखिएगा 150 डेज विच इंक्लूड 90 प्लस 60 डेज, 60 डेज का आपका ग्रेस पीरियड है। फॉरफिटिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है जो 1 साल से 5 साल के लिए होगा। फैक्टरिंग विद और विदाउट फैक्टरिंग दोनों हो सकते हैं, विद और विदाउट रिकॉर्ड्स, बट फॉरफिटिंग सिर्फ और सिर्फ विदाउट रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग होगा। फैक्टरिंग के अंदर हमें कंटिन्यूस अरेंजमेंट चाहिए फैक्टर और क्लाइंट के बीच में, बट ऐसा कुछ फॉरफिटिंग में नहीं होता है। फैक्टरिंग में जो आपका कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाइंट का ओवरहेड रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फैक्टर ले लेता है। फॉरफिटिंग में सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फॉरफिटर की होती है। चार्जेस जो फैक्टरिंग में लगते हैं वो होता है फाइनेंस चार्ज एंड सर्विस चार्ज। चार्जेस जो आपको फॉरफिटिंग में देने हैं वो कमिटमेंट फीस एंड डिस्काउंट फीस होती है, ठीक है। देन फैक्टरी कॉमनली डोमेस्टिक इंटरनेशनल होगा और फॉरफिटिंग आपका इंटरनेशनल होता है मेनली। साथ ही में फैक्टरिंग में अप टू 80% अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इमीडिएट कैश के फॉर्म में दे दिया जाता है, फॉरफिटिंग में 100% दे दिया जाता है, ठीक है। विद रिकोर्स फैक्टरिंग होता है कि अगर बायर ने डिफॉल्ट किया है तो जो बैंक है वो सेलर से पैसा वापस ले लेगा इन द विद रिकोर्स। एंड विदाउट रिकोर्स के अंदर ये होता है कि अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो बैंक सेलर से पैसा वापस नहीं लेता, बैंक उस डिफॉल्ट की रिस्क को बियर करेगा, उस बैड डेट को बियर करेगा। विद रिकोर्स को हम रिकोर्स फैक्टरिंग भी बोलते हैं। नॉन रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स एक ही होते हैं, ठीक है। साथ में इसको हम फुल सर्विस रिकोर्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा विद रिकोर्स और रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर बायर ने डिफॉल्ट किया तो पैसा सेलर से वापस ले लिया जाएगा, बट इन केस ऑफ विदाउट रिकोर्स या फिर जिसको हम नॉन रिकोर्स और फुल सर्विस रिकोर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे आपका सेलर से पैसा वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर आपको फाइनेंस प्लस क्रेडिट प्रोटेक्शन दोनों दिया जाता है और उसके लिए बैंक आपसे कमीशन भी ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स डू नॉट हैव देयर ओन वैल्यू। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, डेरिवेटिव की वैल्यू को हमेशा ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स। किससे ड्राइव किया जाता है? अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव किया जाता है, और वो अंडरलाइंग एसेट कोई कमोडिटी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। डेरिवेटिव जो है इनमें नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट या लिटिल इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि डेरिवेटिव को हमेशा फ्यूचर डेट पे सेटल किया जाता है इसलिए। साथ ही में डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें फाइनेंशियल एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं। हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हमें वही पढ़ना है। फाइनेंशियल में एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव होते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, कोई रिस्क नहीं होती है, और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है जहां पे रिस्की है, जहां पे काउंटर पार्टी रिस्क होती है। एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिसमें करेंसी फ्यूचर आएगा और साथ ही में ऑप्शन आएगा जिसमें कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों आते हैं। ओवर द काउंटर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आएंगे। 3 टाइप के स्वैप है, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तीनों आएंगे। एंड देन वी हैव एक्सोटिक। ये है सारे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं तो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लार्ज स्केल कैपिटल दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस। इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आपका NABFID सिड भी आ जाता है। स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्सिम बैंक, नाबार्ड आ जाएगा। इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, LIC एंड UTI है। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है, SFC एंड SIDCs है। दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था IFCI, जो 1948 में 10 करोड़ के कैपिटल से बनाया गया था। लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा NABFID, जो कि 1 लाख करोड़ के ऑथराइज कैपिटल से 2021 में बनाया गया है। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। तो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हमारी कंट्री में अभी फिलहाल एट प्रेजेंट सेबी ने अप्रूव तो 7 करी थी, उसमें से 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं। दैट इज क्रिसिल, इक्रा, केयर, इंडिया रेटिंग, देन वी हैव एक्यूट एंड देन वी हैव Infomerics, है ना। सो दीज आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज व्हिच आर वर्किंग इन द कंट्री। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। तो ये रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, कंट्रीज को एंड डेट इंस्ट्रूमेंट को। इनकी रेटिंग जो है वो आपका बताता है कि कितना उस इश्यूअर की कैपेबिलिटी है आपके पैसे को रिटर्न करने की, आपकी कैपिटल को रिटर्न करने की, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर। क्लियर? और क्रेडिट रेटिंग जो है आपका ये लार्ज कॉर्पोरेट्स को दी जाती है, गवर्नमेंट को दी जाती है, डेट इंस्ट्रूमेंट को दी जाती है, याद रखिएगा। क्रेडिट रेटिंग में हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है जिसमें AAA, AA एंड BBB रेटिंग आता है,
और इसी में एक होता है स्पेकुलेटिव ग्रेड जहां पे डबल बी, बी, सी एंड डी आता है। ट्रिपल ए रेटिंग को माना जाता है लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि सबसे अच्छी रेटिंग है ट्रिपल ए। और डी रेटिंग होता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, सबसे खराब रेटिंग मानी जाती है। हालांकि ये रेटिंग जो है ये गाइडेंस है, रिकमेंडेशन नहीं है, और कंफर्म भी नहीं है कि ऐसा होना ही है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड पढ़ के बताया जाता है। क्रेडिट स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं, अच्छा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी रेगुलेट करता है। ओके, क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के थ्रू, जिनको रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। इंडिया में 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज काम कर रही हैं, ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड सीआरआईएफ, ये चारों इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 ग्लोबल हैं, किसको छोड़कर, आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियन को छोड़कर। ठीक है, आप देखिए These are given by a credit information companies, और ये स्कोर जो है 3 डिजिट का होता है, 300 to 900। 900 को बेस्ट स्कोर माना जाता है, 300 को वर्स्ट स्कोर माना जाता है। ओके, सो दिस इज द क्रेडिट स्कोरिंग वी हैव, और ये क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को एंड स्मॉल बिजनेसेस को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट रेटिंग, हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ये आता है, स्पेकुलेटिव ग्रेड में ये आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव हियर रेटिंग आउटलुक। रेटिंग आउटलुक बताता है कि जो भी रेटिंग आज आपको मिली है ये स्टेबल तो है नहीं, इट कीप्स चेंजिंग, आप रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहते हो आपकी रेटिंग का। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम यही है, रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कंपनीज को, रेटिंग उनकी अपडेट करते जाते हैं। तो रेटिंग आउटलुक बताता है कि आने वाले 6 महीने से 2 साल के अंदर आपकी रेटिंग में क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर स्टेबल रेटिंग आया, स्टेबल आउटलुक आया, इट मींस चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, स्टेबल आउटलुक के अंदर अगर पॉजिटिव आउटलुक होता है यानी कि चेंजेस होने के चांसेस हाई हैं, और अगर चेंजेस होते हैं तो रेटिंग पॉजिटिव होगी और बेहतर होगी। नेगेटिव आउटलुक में बताता है कि चेंजेस होने के चांसेस हाई हैं, और अगर चेंजेस होते हैं तो आपकी रेटिंग गिरेगी, यानी कि और बुरी हो जाएगी, है ना। चलिए आगे आता है हमारा क्रेडिट स्कोरिंग, जो मैंने आपको बताई दिया क्या है क्रेडिट स्कोरिंग। 3 मेजर क्रेडिट ब्यूरोज आप देख लो, कौन सा, एक्सपीरियन है, एक्सीफैक्स है और ट्रांस यूनियन है। सीआरआईएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है, बाकी ये तीनों क्या है, इंटरनेशनल है। और सिबिल भी इंडिया की ही कंपनी थी, पर सिबिल को ट्रांस यूनियन ने खरीद लिया है, जो कि फॉरेन कंपनी है। सॉरी। डिपॉजिटरी सिस्टम का काम है कि आपके सभी रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योरिटीज में, उसको मेंटेन करना। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करते हैं, जो भी आपने सिक्योरिटीज में किया है। हमारी कंट्री में 2 डिपॉजिटरीज है, एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। एनएसडीएल को 1996 में आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आया था, और जो आपका सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसको सीडीएसएल को बीएससी लेकर आया था 1999 में। अब इन दोनों का काम एक ही है कि फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में सबमिट करना। इनका डीमेट अकाउंट डिजिट्स भी आपको याद रखने, सीडीएसएल में 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट नंबर होता है, और वो सारे डिजिट न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। एनएसडीएल में भी 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट नंबर होगा, पर उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट इन होंगे और लास्ट के 14 डिजिट्स आपके न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे। ठीक है, पहले में 2 अल्फाबेट्स होंगे आई एन, एंड 14 डिजिट्स में आपकी न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे। दिस इज दी डीमेट अकाउंट ऑफ सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट हर वो पर्सन खुलवा सकता है जो इंश्योरेंस कंपनी का या जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद चुका है या खरीदने वाला है, जो खरीदी ही नहीं अभी तक, वो भी इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकता है। ई इंश्योरेंस अकाउंट का काम एक ही है कि आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करते हैं, और जो पॉलिसी होल्डर है वो ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 5 डिपॉजिटरीज जो एडा के थ्रू अप्रूव है, जिसमें से अब रह चुकी हैं 4 ओनली। वन कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स, आपका एक पर्सन एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकता है। ई इंश्योरेंस अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने आज तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी है, वो भी ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकता है, और जब भी वो फ्यूचर में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट करके या इंश्योरेंस रिपोजिटरी से रिक्वेस्ट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेगा। अगर प्रेजेंट में आपके पास फिजिकल पॉलिसीज हैं, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी या रिपोजिटरी से रिक्वेस्ट करके उसको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो। आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, जहां से आप अपनी सारी पॉलिसीज को रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो और ओवरव्यू कर सकते हो। साथ ही में याद रखिएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी 2013 में आई थी, है ना। इंश्योरेंस रिपोजिटरी कब आया था, 2013 में आया था। और इंश्योरेंस रिपोजिटरी को लाने का पर्पस सिंपल सा ये था दैट वी वांटेड कि जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके मेंटेन करें, जो कि आपका स्पीड करता है आपके एक्टिविटीज को, आपके ट्रांजेक्शंस को, है ना, एक्यूरेसी लेकर आता है और फास्टर स्पीड में आपके ट्रांजेक्शन करवाता है। ई कुबेर की मैं बात करूं तो ई कुबेर एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है आरबीआई का, 2012 में हम इसको लेकर आए थे। यहाँ पे सारे ऑनलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग का परफॉर्म करते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका सिंपली एक ऐसा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है और पेमेंट इंफ्रा है, वी कैन से, जिसमें मिनिमम 2 लाख रुपए से मैक्सिमम अनलिमिटेड फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये 24/7 2020 में ही हो गया था, एंड ये रियल टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता है। आरटीजीएस के प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेलिंग परचेजिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो पेमेंट होगा सेलिंग परचेजिंग का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो आरटीजीएस प्लेटफॉर्म को यूज करता है। एनडीएस ओएम इज अ नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म, जो आरबीआई लेकर आया था, ताकि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड आपके फॉरेक्स मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड किया जा सकता है। T+1 वो सेटलमेंट है जहां पे सारी सिक्योरिटीज, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो
या हमारे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो उनको सेटल किया जाता है। ट्रेड डे प्लस 1 डे, अगर आपने आज शेयर बेचा है तो 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, सामने वाले को ओनरशिप मिल जाएगी। आपने आज ट्रेजरेबल खरीदा है तो 24 आवर्स के अंदर आपको ट्रेजरेबल का ओनरशिप मिल जाएगा और सरकार को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वॉलंटरी बुक बिल्ड की बात अगर हम करें तो वॉलंटरी बुक बिल्ड एक तरीका है जहां पे हम मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करते हैं, हमारी सिक्योरिटीज का या जो भी शेयर्स हम बेचना चाह रहे हैं उसका प्राइसेस हम इसके थ्रू डिसाइड करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी है वॉलंटरी बुक बिल्ड के अंदर कहा गया है कि अलॉटमेंट जो है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स में किया जाएगा। अब 100% ऑफ नेट ऑफर जो है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 100% ऑफ नेट ऑफर जो है आपका यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, वो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन आपकी कंडीशन बताई गई है। व्हाट इज द कंडीशन? आपका बोला गया है कि 100% of net offer to public through the voluntary book build issue, allotment to different categories of investors are required to be ensured in the following proposition। आपको proposition बता दिया किस proposition में you are allowed और किस proposition में आपको अपना फंड ट्रांसफर करना है, वो पहले से बता दिया गया है। ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए हमारे, या फिर मैं बोल दूं जितने भी हमारे, है ना, आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो सब यहाँ पे कवर किए जाते हैं और इनको कवर किया गया है अंडर द वॉलंटरी बुक बिल्ड। तो देखिए आपका रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कहा गया नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक दिया जाएगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या है? नॉट लेस देन 35% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक दिया जाएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नॉट लेस देन 15% दिया जाएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जिनके पास एक्सपर्टाइज होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है, उनको नॉट मोर देन 50% दिया जाएगा। और उस 50% में से 5% कहा गया है मैंडेटरी है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। साथ ही में अगर मान लीजिए हम कंपलसरी बुक बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे भी सारे प्रोपोर्शंस डिफाइन किए गए हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 75% का अलॉटमेंट करना है एटलीस्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नॉट मोर देन 15% का अलॉटमेंट करना है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को नॉट मोर देन 10% का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। ओके, सो याद रखिएगा इन सबको। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एक ऐसे इन्वेस्टर जो अप्लाई करते हैं या बिड लगाते हैं नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऐसे बायर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इन द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कहां पे इन्वेस्टमेंट करें? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड ये आपके एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज है ना। एक्सपर्टाइज किस चीज का है? कि मार्केट क्या है, कैसे इसको स्टडी करना है, और इनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है, पैसा होता है, ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके पास एक्सपर्टाइज होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है। एग्जांपल में आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, प्राइमरी डीलर्स हैं, एनबीएफसीज हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड दे ऑल आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अलावा होते हैं, और ये कवर करते हैं मेनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज को, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके बारे में हम बोल रहे हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ही होंगे। ये अपना पैसा जो है एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक इशू में। पब्लिक इशू वो इशू है जहां पे आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए जाते हैं और कोई भी खरीद सकता है, तो ये वहां पे 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर अगर ये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि आपका चैप्टर 9 में डिफाइन किया गया है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट 2 करोड़ का। प्राइवेट प्लेसमेंट में होता है जहां पे पहले से डिफाइन कर दिया जाता है कि किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। पब्लिक इशू में कोई भी खरीद सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में जिसके लिए शेयर्स इशू किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता है। ठीक है, दैट आर द एंकर इन्वेस्टर। और ये भी याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको आईपीओ इशू करने के पहले शेयर्स दे दिए जाते हैं, है ना, दैट्स आल्सो वन ऑफ द पॉइंट इनके बारे में। अब अल्टरनेट रेफरेंस रेट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कि आपका लाइबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो था उसमें काफी सारे मैनिपुलेशंस हो रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो वहां से सभी ग्लोबल बैंक्स का, सभी कंट्रीज का ट्रस्ट खत्म हो गया। आप लाइबोर को एज अ बेंचमार्क रेट हम यूज कर रहे थे, काफी सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे जिनकी वैल्यू को हम लाइबोर से रिलेट करके डिफाइन करते थे। जैसे इंडिया के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग था, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स था, डेरिवेटिव्स था, इनकी वैल्यू आपका डिपेंड करता था लाइबोर की वैल्यू के ऊपर, उसको रेफरेंस मान के हम यहाँ पे वैल्यू डिसाइड करते थे। पर लाइबोर में जब मैनिपुलेशन हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और स्कैंडल उसका पकड़ा गया, तो फिर कहा गया लाइबोर को हटा दो। लाइबोर को हटा के ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट हम लेकर आए हैं। यूके का रेफरेंस रेट जो है वो है सोनिया, यूएसए का है एसओएफआर, ईयू का है ईएसटीआर, स्विट्जरलैंड का है सैरॉन और जापान का है टूनार। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है यूके का ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट, दैट इज सोनिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ की हम बात करें तो ईपीएफओ 3 मेजर स्कीम्स को परफॉर्म करता है और हम बोल सकते हैं ऑपरेट करता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इन तीनों ही स्कीम को ईपीएफओ मैनेज करता है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा है जो बोलता है मुझे ईपीएफओ स्कीम को नहीं मैनेज करना है, नहीं इंट्रोड्यूस करना है, तो उनको एग्जम्प्टेड फंड लाने पड़ेंगे। एग्जम्प्टेड फंड सब्स्टिट्यूट करते हैं आपके ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट को या ईपीएफओ की स्कीम को, और अगर आप वो एग्जम्प्टेड फंड के अंदर उतना ही बेनिफिट दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को जो ईपीएफओ की स्कीम प्रोवाइड कर रही है, तो ईपीएफओ आपको अलाउ करता है आप एग्जम्प्टेड फंड लेकर आ जाओ। वो एग्जम्प्टेड फंड जो है आपके जो एम्प्लॉइज हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर एग्जम्प्टेड फंड ले आया तो एम्प्लॉइज को वहां पे इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा इसको। साथ ही में अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट
इन्वेस्टमेंट अंडर द ईपीएफ, ईपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन होता है 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर। तो एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर जो है वो भी एम्प्लॉय की सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है। बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 12% में से 3.67% जाता है ईपीएफ के अंदर, 8.33% जाता है ईपीएस के अंदर। ठीक है, साथ ही में याद रखिएगा एम्प्लॉयर इस 12% के अलावा 1% इन्वेस्टमेंट और करता है। उस 1% में से 0.5 जाता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर और 0.5% जाता है ईपीएफ स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के अंदर। ओके चलिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कॉर्पोरेट्स आपस में एक दूसरे को लोन दे रही है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास सरप्लस फंड है वो ऐसी कंपनी को लोन देता है जिसके पास डेफिसिट ऑफ फंड है। साथ ही में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट जो है हमारा एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपके कॉर्पोरेट्स एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, तो इसको अनसिक्योर्ड माना जाता है। अनसिक्योर्ड होने के साथ साथ ये अनकोलेटरलाइज है, ये भी अनसिक्योरिटी को बढ़ाता है, क्योंकि कंपनीज आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं तो ये अनसिक्योर तो होना ही है, और कोलेटरल नहीं लिया जाता तो भी अनसिक्योर होता है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है आपका वो 1 डे to 1 ईयर होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो यूज किया गया है आईसीडी के अंदर वो 90 डेज का यूज किया गया है। प्राइमरी डीलर्स को भी कहा गया है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर प्राइमरी डीलर से पैसा बोरो कर सकते हैं, ये उधार यहाँ पे नहीं दे सकते। प्राइमरी डीलर्स को कहा गया है कि आप जब पैसा बोरो करने जाओगे आप अपने नेट ओन फंड का 150% इन्वेस्ट कर सकते हो, और मिनिमम टेन्योर जो है आपका बोरोइंग का वो 7 दिन रहेगा फॉर द प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, लास्ट 2 लाइन्स प्राइमरी डीलर के लिए लिखिए। 150% ऑफ नेट ओन फंड प्राइमरी डीलर बोरो कर सकते हैं एंड मिनिमम 7 डेज के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज 1 डे to 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का। प्राइमरी डीलर्स क्या है, आरबीआई इनको लेकर आया था 1995 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये हम लेकर आए इसलिए ताकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एनरोल करवा सके, ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदें, उसमें पार्टिसिपेट करें, यही ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। इस स्कीम को आरबीआई लेकर आया था 2021 में, जहां पे कहा गया है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा नेशन बिल्डिंग में, कि आप भी देश को बिल्ड करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? सरकार की सिक्योरिटी खरीद के। आप सरकार की सिक्योरिटी खरीद के सरकार को पैसा दोगे, सरकार उस पैसे से कंट्री का डेवलपमेंट करेगी। इस स्कीम के अंदर जिन सिक्योरिटीज को यूज किया जा सकता है वो होगा ट्रेजरेबल, वो होगा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो हो सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर हम बोल दें लास्ट आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन। फर्स्ट 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ दी स्कीम अगर हम बात करें, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कहा गया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। पहले तो वो ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेंटेन करेंगे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो उन्होंने इस स्कीम के अंदर खरीदी है। सेकंड, ये एक्सेस करते हैं प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, है ना, कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू हो रही है प्राइमरी मार्केट में उसको एक्सेस कर सकते हैं आपके सिंपली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और इनको एक्सेस मिलता है एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म का, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एफएक्स डिटेल प्लेटफॉर्म। ये भी इसीलिए लाया गया था क्योंकि हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करें। एफएक्स डिटेल प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है और जो नीडेड ट्रांसपेरेंसी है फॉरेक्स मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करता है। ये सेम टाइम पे एनहांस करता है कंपटीशन को और बेटर प्राइसिंग देता है अपने कस्टमर्स को। एफएक्स डिटेल प्लेटफॉर्म जो एक वेब बेस्ड ऑर्डर मैचिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर है ना फॉर द कस्टमर ऑफ बैंक, जो इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स को, सोल प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप फर्म को, कॉर्पोरेट्स को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। क्लियर, ये सब आपके इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। एफएक्स डिटेल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनको जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो है कैश टर्म स्पॉट फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट, जिनका ड्यूरेशन है अप टू 13 मंथ्स का, और इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है वो यूएस डॉलर इंडियन करेंसी पेयर में होता है। साथ ही में कस्टमर जो है उनको रजिस्टर होना पड़ेगा एक विद प्लेटफॉर्म जो कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल देगा आपका एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है अगर पर डे आपकी ट्रेडिंग हो रही है $50,000 की, है ना, लेस देन $50,000 का ट्रेड अगर आप एक दिन में कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन आप एक दिन में कर रहे हो तो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं देने हैं। पर अगर एक दिन में $50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपका हुआ तो फिर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, देन आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, जिसको हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। जब कंपनी को पता होता है कि आने वाले 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में हमें पैसों की जरूरत होगी और आने वाले 4 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो कंपनी अपने बैंक के साथ एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन कर ली थी, जिसमें कंपनी बोलती है एग्रीमेंट हम आज करेंगे, लोन हम आपसे 4 महीने बाद लेंगे और जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो आज वाला इंटरेस्ट हम एप्लीकेबल करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बैंक और कंपनी साइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय एंड ड्यूरेशन। स्टार्ट और एंड को काउंट किया जाता है फ्रॉम द डे जब आपका एग्रीमेंट हो रहा है। मान लीजिए किसी भी कंपनी ने 3 महीने बाद लोन लेने की बात करी कि हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में 3 महीने बाद लोन लेंगे और 6 महीने के लिए लोन लेंगे, तो उस फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा और आज से 9 महीने बाद एंड होगा, क्योंकि 3 + 6 ड्यूरेशन पूरे 9 महीने का ड्यूरेशन है ना, फिर आपको रिटर्न मिलेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखिएगा जिस भी दिन कंपनी एग्रीमेंट कर रही है उस दिन से स्टार्ट डे और एंड हम कैलकुलेट करते हैं।
सो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक यू कैन सी 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब क्या है कि आज से 6 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा और आज से 9 महीने बाद लोन एंड होगा। इसका मतलब लोन सिर्फ 3 महीने के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 लोन 3 महीने बाद स्टार्ट होगा और 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इंटरेस्ट रेट पे। इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज करता है इंटरेस्ट पेमेंट को बेस्ड ऑन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई में टोटल मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं। इन 21 मेंबर्स में से एक होते हैं आपके गवर्नर, 4 होते हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर, 4 मेंबर्स आते हैं लोकल बोर्ड से, 2 मेंबर्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैक्सिमम 21 मेंबर्स विल बी देयर, 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। देयर आर 4 लोकल बोर्ड्स ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों लोकल बोर्ड से एक मेंबर आएगा, 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड, 2 मेंबर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 10 मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आता है हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ नैफिड, या फिर आप इसको बोल दो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नैफिड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नैफिड की बात कर रहे हैं। तो नैफिड में एक आपके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, अप टू 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, 2 डायरेक्टर होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अप टू 3 डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर इलेक्ट कर सकते हैं और अप टू 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके हो सकते हैं। याद रखिएगा, नैफिड के जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट है, इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 6 ऑफ नैफिड एक्ट 2021। इसमें डिफाइन किया गया है, नैफिड एक्ट 2021 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ नैफिड। नैफिड 2021 में बनाए 1 लाख करोड़ आपका ऑथराइज कैपिटल के साथ। बैंक्स मर्जर बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पहले याद रखिएगा 1993 में नेशनलाइजेशन बैंक, नेशनलाइज बैंक का मर्जर हम बात कर रहे हैं। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हुआ था, पहला नेशनलाइज बैंक का मर्जर। सेकंड हुआ था 2019 में देना बैंक एंड विजया बैंक का मर्जर। 2020 में बहुत 4 बड़े मेजर मर्जर हुए हैं, जिसमें पहला मर्जर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आपका सारा यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, तीनों मर्ज होकर यूनियन बैंक ही रहे। पीएनबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तीनों मर्ज होकर पीएनबी रहा। इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक मर्ज होकर इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक मर्ज होकर इंडियन बैंक रहा। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक मर्ज होकर कैनरा बैंक रहा। तो ये सारे मर्जर 2020 में हुए हैं। तो याद रखिएगा 1993 का मर्जर, 2019 का मर्जर, 2020 का मर्जर, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कैपिटल यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। ट्रेड्स में जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया दिया गया है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को ओपन करने का, उसमें कहा गया है कि जो भी एंटिटी चाहती है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ओपन करना, उनके पास मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ का होना चाहिए है। प्राइमरी डीलरशिप में कहा गया है कि अगर कोई भी बैंक प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस करना चाहता है तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक्स को दिया गया है कि मिनिमम नेट ऑन फंड आपका 1000 करोड़ होना चाहिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आपका 9% होना चाहिए, नेट एनपीए जो है आपका वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3% होना चाहिए, और प्रॉफिट मेकिंग आपका पिछले 3 सालों से होना मैंडेटरी है। क्लियर। साथ ही में अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एनबीएफसीज को स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया है उनके प्रॉपर रेगुलेशन के लिए, ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो 2010 का आंध्र प्रदेश का क्राइसिस था, ऐसा कोई क्राइसिस ना आए। तो स्केल के बेसिस पे इनका रेगुलेशन डिफाइन कर दिया, जिसमें आप देखो 4 लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर एनबीएफसी शैल कंप्राइज द 4 लेयर बेस्ड ऑन देयर साइज, एक्टिविटी एंड परसीव्ड रिस्कीनेस। लेवल बनाया गया 3 बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे एंड परसीव्ड रिस्कीनेस के बेसिस पे। एनबीएफसी लोवेस्ट लेयर में आता है एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी मिडिल लेयर में आता है एनबीएफसी मिडिल लेयर, अपर लेयर में एनबीएफसी अपर लेयर आएगा, देन आपका होता है टॉप लेयर में एनबीएफसी टॉप लेयर। सो यू कैन रिमेंबर बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर, दीज आर द 4 लेयर्स जो आपके स्केल बेस्ड रेगुलेशन में फॉर द एनबीएफसी इंट्रोड्यूस किया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बट दे हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू वर्क इन इंडिया। कुछ एनबीएफसी जो दूसरे रेगुलेटरी बॉडी से रेगुलेट होते हैं, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वेंचर कैपिटल है, म्यूचुअल फंड्स हैं, चिट फंड्स हैं, है ना, निधि कंपनीज हैं, इन सबको आपका आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ये एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडी है। तो डुअल रेगुलेशन को खत्म करने के लिए और इग्नोर करने के लिए कहा गया कि एक्सेप्शनल केसेस में इन सबको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से नहीं लेना होगा। आगे देखिए यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो कमेंस कर सकती हैं, कैरी कर सकती हैं बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में, पर कंडीशन है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको आरबीआई से लेना होगा और उनका नेट ऑन फंड जो है मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए है। So these was the quick review of certain part of your syllabus जो आज हमने किया है। Now in the end of the session I want to say all the very best everyone. Be very calm, do your best in the paper. Don't have any perception while entering in the examination hall. Just go with the flow. जैसा भी क्वेश्चन आएगा, जैसा भी पेपर आएगा, we have to do our best. That's all for today. Do not forget to subscribe to the channel Officer 24/7 and press the bell icon. And once again, all the best everyone. Thank you so much for watching this session. Take care everyone. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 247। दिस इज़ अ पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है फॉर टुडेज एग्जामिनेशन। आज 2 नवंबर है और हमारा जो एग्जाम है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, वो कुछ ही घंटे बाद होने जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर चालीसा में आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है। मॉड्यूल A, B, C और D का स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक जो हमें याद रखना है, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किस तरह से इवॉल्व करी है हमारी इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द एंगस मेडिसन डेटाबेस। तो डेटाबेस के अकॉर्डिंगली इंडियन इकोनॉमी जो है, पहले अगर हम
बात करें 1600 से लेकर 1780 तक इंक्रीज कर रही थी उसका कंट्रीब्यूशन इन दी ग्लोबल जीडीपी, और कहीं ना कहीं 1700 के बाद जब जैसे जैसे हम 1800 AD की तरफ गए हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉलोनलाइजेशन। तो नंबर्स जो हमें याद रखने, बाय 1600 the share of Indian economy in the global GDP along with the China it went up to 51.4%, जहाँ पे चाइना का कंट्रीब्यूशन 29 था, इंडिया का 22.4%। 1700 में इंडिया जो है उसका कंट्रीब्यूशन वॉज 24.4%। देन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जानना कि नॉमिनल जीडीपी अभी के लिए स्टेटस क्या है हमारी कंट्री का। वी आर एट 5th एंड द पीपीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी वी आर रैंक्ड 3rd। ये 5th स्टेटस जो है अभी के लिए है, ऑल्दो वी नो दैट कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है उसमें IMF ने प्रोजेक्ट किया है दैट इंडिया विल सरपास जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट उसमें अभी टाइम है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बोला गया था, और हमें जून 2025 तक की ही अपडेट्स अपने सिलेबस में पढ़नी है। वर्ल्ड बैंक की जो क्लासिफिकेशन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बात करते हैं कि आपके पास इनकम कैटेगराइजेशन जो है वेरियस कंट्रीज़ का वो कैसे किया गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को वर्ल्ड बैंक ने। लो इनकम $1145 और लेस, लोअर मिडिल इनकम 1146 to 4515 $, यहाँ पे इंडिया भी आता है $2393 के साथ, अपर मिडिल 4516 to 14,005, हायर इनकम मोर देन 14,005। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या था वो, उसको प्रोफेसर राजकृष्णा ने डिफाइन किया था ताकि हम ध्यान दे सके हमारे ग्रोथ रेट पे, बिकॉज उस टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ रेट था और उसी को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज हुई थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब कि आपके पास उतना अच्छा ग्रोथ रेट नहीं था, ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइन वाला नेगेटिव ग्रोथ रेट, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा था। एक्सपेक्टेशन थी 5% एंड बियॉन्ड, और हमारे पास 3.5% से भी कम ग्रोथ रेट आ रहा था इन दी इकोनॉमी, और ये कर्व हमने कब ब्रेक किया था, ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। देन वी टॉक अबाउट द ट्रेंड, तो प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी और आपके जो सेक्टर्स हैं जैसे सेकेंडरी सेक्टर, इसमें वर्क फोर्स का जो शेयर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स हमारे देश में काम करती है प्राइमरी सेक्टर में, फिर उसके बाद टर्शरी में, एंड लास्ट में आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ आपको कि जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे से आता है, फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर, फिर आता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज द सेकेंडरी वन, एंड लास्ट में हमें देखने को मिलता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी की नंबर में। आरबीआई की एक रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वी वुड से द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22 की है, जहाँ पे कोविड का रेफरेंस देते हुए आरबीआई ने बताया हमें कि कहीं ना कहीं 2034-35 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो रीवैम्प हो पाएगी आफ्टर दी कोविड-19, सो इट विल टेक 13 ईयर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एवरीबॉडी नोज, लेकिन क्वाटरनरी और क्विनरी जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, वो वाले सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के जहाँ पे नॉलेज की बात होती है, आपको नॉलेज गेन करनी है और फिर अपने जो कस्टमर्स हैं जो क्लाइंट्स हैं उन्हें देनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्विनरी, तो क्विनरी सेक्टर में सारे के सारे वो सर्विसेज आती हैं जिसमें कि डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, बिग डिसीजन आर बीइंग मेड एट दी गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज कॉर्पोरेट लेवल। तो ऐसे डिसीजन जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करते हैं उनको हम बोलते हैं कि आपने कहीं ना कहीं क्विनरी सेक्टर में पार्टिसिपेट किया है। When we talk about the important revolutions, तो आपके सामने यहाँ पे अलग अलग रेवोल्यूशंस हैं, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चार्ट में, इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जो कि होता है जूट के लिए। देन द इंपॉर्टेंट वन इज ब्राउन रेवोल्यूशन विच इज फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। लेदर और कोकोआ भी उसी का पार्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन का, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसके अलावा ग्रे रेवोल्यूशन जो है इट इज फॉर फर्टिलाइजर्स, सिल्वर फॉर एग्स। तो ये कलर कोड जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है सिल्वर और ग्रे का, इसको इसलिए याद रखना अच्छे से। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल के लिए है। लेटेस्ट रेवोल्यूशन कौन सी है, प्रोटीन रेवोल्यूशन इन दी प्राइमरी सेक्टर विच वाज कॉइंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर बैक इन 2020। देन वी हैव इंडस्ट्रीज। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं समझने वाली, कि अलग अलग सेक्टर्स हैं, फाइन, अलग अलग सब सेक्टर्स हैं बेसिकली इंडस्ट्री के। कौन से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वेरिंग। और इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग विद 18%, 8% कंस्ट्रक्शन का है, माइनिंग का आपका 3% ही है। फिर सर्विसेज सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट, यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडिया में वो पहले से कम हो रही है, तो क्या सिर्फ इंडिया में कम हो रही है? नो, बाकी कंट्रीज में भी कम हो रही है, ओवरऑल ट्रेंड भी डिक्लाइनिंग ही है। एंड थर्ड थिंग कि रैंक क्या बना इंडिया का, तो देयर इज डिक्रीज इन एफडीआई, फाइन, एवरीबडी नोज, ग्लोबल ट्रेंड भी है। रैंक हमें याद रखना है, 15th पे आ गए हम, पहले 8th रैंकिंग थी हमारी इन दी ओवरऑल रिपोर्ट फॉर एफडीआई रिसिपिएंट। फाइन, पहले हम अच्छा खासा 8th रैंक होल्ड कर रहे थे, अब हमारी एफडीआई थोड़ी कम आती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सनराइज सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर अगेन। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सनराइज सेक्टर के, एग्जांपल तो पता है हमें, फिनटेक है, देन वी हैव द रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विद अस, अलोंग विद दैट आईटी, ऑटोमोबाइल। बट व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे सारी की सारी वो सर्विसेज आती हैं जहाँ पे आपके पास हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन है, पब्लिक अवेयरनेस भी ज़्यादा है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से इंटरेस्टेड हैं इन दी सनराइज सेक्टर। तो अभी ये सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं शो कर रहा, लेकिन क्या इसमें पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ देने का? यस।
फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, जितने भी सेक्टर्स आपके पास रेगुलेटेड हैं बाय द गवर्नमेंट लॉज रूल्स रेगुलेशंस, दे आर अंडर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बाकी के जो बचे हुए हैं दे आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर प्लानिंग पे अगर हम मूव करें चैप्टर पे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीजनल प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस से। और आपकी जो यूएसएसआर है, जो सोवियत यूनियन जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, उसने स्टार्ट किया था आपका नेशनल प्लानिंग। इंडिया क्या फॉलो करता है, नेशनल प्लानिंग। 5 ईयर प्लान्स में सबसे पहले इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन आई। अभी तो हम नीति आयोग देखते हैं, बट पहले इट वाज प्लानिंग कमीशन ओनली। और प्लानिंग कमीशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी एंटिटी, कोई लॉ नहीं पास हुआ था पार्लियामेंट में, इट वाज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्लान्स पे आते हैं, 12 5 ईयर प्लान्स थे टोटल हमारे 65 ईयर्स में। तो फर्स्ट प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया गया है, और आईआईटीज जो है 5 वो भी यहाँ पे बनी थी। सेकंड प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिली थी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड प्लान, यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी की बात होती है, नेशनल इनकम को बढ़ाने की बात होती है। एंड मोस्टली आप देखेंगे कि थर्ड प्लान में चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं थी, बिकॉज वॉर वॉज ऑनगोइंग, और कहीं ना कहीं ड्रॉट भी था, जिसे कहते हैं सूखा पड़ गया कुछ रीजन में, ऐसा भी था। देन वी हैव एनुअल प्लानिंग, जिनको हम प्लान हॉलीडेज के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्वड इन वॉर्स, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच था, दैट इज द रीजन व्हाई वी वर अनएबल टू अफोर्ड द 5 ईयर प्लान्स। तो एनुअल प्लान्स देखने को मिले, और यहीं पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था। फोर्थ प्लान की बात करें तो गडगिल स्ट्रैटेजी यहीं पे दी गई थी, जिसमें कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं इन दी प्लानिंग प्रोसेस। फिफ्थ प्लान टॉक्स अबाउट द पॉवर्टी रिडक्शन एंड एम्फसाइज्ड ऑन द एग्रीकल्चर अगेन। और अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की फोर्थ प्लान में जो हुआ था, दैट वाज दी 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। देन द नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था। और साथ ही साथ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेवंथ प्लान, यहाँ पे आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन विच प्लान, तो सेवंथ प्लान टिक करना है। एनुअल प्लान्स में एट्थ प्लान कुड नॉट स्टार्ट, अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इस टाइम में, जो सरकार है वो स्टेबल नहीं थी उतनी। और यहीं पे आपके पास एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिसको हम देखते हैं इन दी एट्थ प्लान 1992 to 97। नाइन्थ प्लान में कहीं ना कहीं बेसिक मिनिमम सर्विसेज की बात होती है। 10th में वी टॉक अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी ऑल्सो। एंड 11th और 12th के अंदर उतना कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए थे। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बाद लाया गया जनवरी 1 2015 में। फुल फॉर्म क्या है, मई में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कॉम्पोजिशन क्या है नीति आयोग की, चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय द पीएम, सीईओ नॉमिनेटेड बाय पीएम, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ऑल फंक्शन अंडर द सीईओ ऑफिस। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल और रीजनल काउंसिल भी है, जहाँ पे हमारे पास सीएम्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो हैं एलजीज जो हैं यूटीज के रहते हैं। प्लस स्पेशल इन्वाइटीज भी रहते हैं, कभी कभी हमें कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं वो पता करनी होती हैं, डिस्कस करनी होती है, फॉर दैट वी हैव स्पेशल इन्वाइटीज एज वेल। फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है नीति आयोग की, जो कि पहले 2022-23 तक ही थी। फाइन, नाउ वी आर स्टडिंग दिस बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो 2018 में स्ट्रैटेजी लेकर आया था नीति आयोग, जिसमें कि 41 क्रिटिकल एरियाज थे एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। कौन से सेक्शंस थे, DIIG, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। फिर फाइनेंशियल सोर्सेज जो है कहाँ से आते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग आप कर लोगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फ्रॉम 3 एरियाज। सबसे पहला है डोमेस्टिक बजट रिसोर्सेज, जिसमें टैक्सेस हैं। देन सेकंड वन इज योर डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसके अंदर आपके पास डायरेक्ट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, RBI से डायरेक्ट बोरोइंग, एंड द कैश बैलेंसेज विदहेल्ड बाय द RBI, वो उनको भी यूज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन द थर्ड रिसोर्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस इज योर फॉरेन असिस्टेंस, जो कि मेजरली इंडिया को वर्ल्ड बैंक से आता है। उसके बाद मूव करेंगे हम यूनिट नंबर 4 पे, वीकर सेक्शंस की जो डेफिनेशन है इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको सारे नहीं याद रखने, बट स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, देन यू शुड रिमेंबर SC/ST कैटेगरी, SHG, JLGs, प्लस इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 2 लाख पर बॉरोवर, ये लिमिट बड़ी है इसलिए याद रखना। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में कौन से फार्मर्स आते हैं, मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर्स होते हैं जिनके पास ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है बिलो 1 हेक्टेयर, एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग है 1 to 2 हेक्टेयर। ये जो पूरा का पूरा आपके पास गाइडलाइंस दिख रही है RBI की, इसमें इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल कर आया है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर NCF कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है 14%, 18% ओवरऑल तो थी पहले, 14% NCF कैटेगरी है, और 10% है आपकी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जब हम बात करते हैं ओवरऑल टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की, तो इट इज 40-40, 75-75 फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स विद 20 मोर ब्रांचेस, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस भी 40 है, RRB 75, SFBs आर ऑल्सो 75। माइक्रो एंटरप्राइजेस में सबके पास 7.5 है, एंड एडवांसेस टू वीकर सेक्शन इज 12% इन द फर्स्ट कैटेगरी। RRBs के लिए 15% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की 12%। फिर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट याद रखेंगे हम MSMEs के लिए। माइक्रो के लिए क्या है इन्वेस्टमेंट, 2.5 करोड़ अप टू, एंड टर्नओवर अप टू 10 करोड़, स्मॉल 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, फॉर मीडियम 125 करोड़ एंड 500 करोड़ इज द टर्नओवर।
देन मुद्रा लोन कैटेगरी जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है दैट वी हैव 4 कैटेगरीज नाउ। शिशु जिसमें कि लोन्स आते हैं अप टू 50,000, किशोर में 50 to 5 लाख, तरुण में 5 to 10 लाख, तरुण प्लस 10 to 20 लाख। फिर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, जहाँ पे हमें याद रखना है इट हैज़ द एम टू क्रिएट द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। CGTMSE की कितनी लिमिट है? इट हैज़ बीन रिवाइज टू 10 करोड़। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम, यहाँ पे क्या आपका इनिशिएटिव लिया जाता है कि अगर आप एक न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं, यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन द बिजनेस फॉर्मेट, तो आपको सरकार जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है। और यहाँ पे जो लोन है टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर इज गिवन, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द लोन अमाउंट, वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। उद्यमी मित्रा पोर्टल में जो याद रखने वाली बात है कि आपके पास इट इज़ फॉर दी MSMEs जो कि या तो न्यू है या फिर ओल्ड है, बट उनको क्या चाहिए, या तो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय SIDBI। फाइन। PMEGP वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इट इज़ फॉर दी it is the government of India scheme for the introduction of credit linked subsidy program called PMEGP। 2008 से चल रहा है प्रोग्राम और कोलेटरल फ्री लोन मिलता है 10 लाख तक का। When we talk about the maximum cost, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख है और सर्विसेज सेक्टर में 20 लाख है। और साथ के साथ आपका जो एज क्राइटेरिया वो भी है, दैट इज़ 18 ईयर्स होनी चाहिए एज। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आप अच्छे से प्रोड्यूस करो अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, अपने पर्टिकुलर जो भी आपने प्रोडक्शन लेवल अपना जो भी प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट, एंड गवर्नमेंट विल गिव यू द इंसेंटिव्स। बट आपको जॉब क्रिएट भी करनी पड़ेगी, माइक्रो जॉब्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट PLI के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, दीज आर द टोटल 14 सेक्टर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट, बिकॉज सबसे लेटेस्ट यही है। फिर ACC बैटरी है हमारा इंपॉर्टेंट, देन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स जिसमें AC और LED आता है, आफ्टर दैट स्पेशलिटी स्टील। ये आपको 5-6 याद रखने पड़ेंगे। टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम। देयर आर 2 टाइप्स, फिजिकल जिसको हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, दूसरा क्या है आपका सोशल जिसको हम सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। फिजिकल में क्या आ गया, रोड्स, रेलवे, जो भी आपको दिख रहा है, फाइन, जिससे कि देश की तरक्की हो रही है। दूसरा तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट टच दैट बट यू कैन फील दैट। फाइन, आप कहीं ना कहीं उन सर्विसेज को यूज करते हो, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई, ऑल दीज आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, द टारगेट दैट इज ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030 प्लस। अलॉन्ग विद दैट रैंकिंग भी हमें याद रखनी है। इंडिया का रैंक 4th है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड में 4th है हम फिर से, और सोलार में हम 3rd हैं। When we talk about the communication infrastructure, most important is your तरंग संचार। मतलब तरंग संचार क्या है, इट इज जस्ट अ पोर्टल जो कि बताता है हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एमिट हो रही हैं फ्रॉम द मोबाइल टावर्स, दे आर नॉट हार्मफुल। आपके रीजन वाइज पूरा का पूरा डेटा आ जाता है ऑन द तरंग संचार पोर्टल। भारतमाला परियोजना याद रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है इट इज अप टू $100 बिलियन, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है इंडिया का। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द लेंथ, तो हमें रोडवेज की जो लेंथ है 34,800 किलोमीटर अचीव करनी है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो एम है, इट इज़ टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। पर्वतमाला परियोजना इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर द रोपवेज, है ना, जो हम रोपवेज यूज़ करते हैं जब भी हम हिल्स में जाते हैं, काफ़ी ल्यूक्रेटिव एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी लगती है हमें, तो इट इज़ पर्वतमाला इज़ फॉर द रोपवेज ओनली। और स्ट्रिंग्स जो है उसको हम बोलते हैं माला पर्वत, हिल्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्चुअल एम, इट इज़ टू इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड प्रमोट द टूरिज्म। मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इज द नोडल मिनिस्ट्री। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। प्लस कितनी सिटीज को ट्रांसफॉर्म करना था, 500। देन वी हैव ESG, इसकी फुल फॉर्म अगेन पूछी जा सकती है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अभिम में 2 क्राइटेरियाज जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का, एंड सेकेंडली IT जो है डिजिटल इंडिया जो है उसके साथ इंटीग्रेट करना हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके पिलर्स याद रखना, 5 फाउंडेशनल पिलर है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी टॉक अबाउट द SDG, तो SDG 4 के साथ अलाइन है आपकी पूरी की पूरी स्कीम और द पॉलिसी, फाइन, SDG 4। और इसमें जो टारगेट ईयर्स हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फाउंडेशनल एंड लर्निंग न्यूमरेसी स्किल्स 2025 तक करना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करनी है इन दिस सेकेंडरी लेवल बाय 2030। 50% GER हमें चाहिए बाय 2035 इन हायर एजुकेशन। फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या होता है, इट इज सिंपली पॉपुलेशन कंट्रोल, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन बैक इन 1952 टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन क्या है कॉन्सेप्ट का मतलब, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फाइन, अलग अलग कंट्रीज को इंटीग्रेट करना उनकी इकोनॉमीज को। एंड इंडिया में कब आया कॉन्सेप्ट, 91-92 के अंदर। बीच में जब वर्ल्ड वॉर था तो उस टाइम पे ग्लोबल इंटरकनेक्शन कम हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर, और OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ही दोबारा से रिवाइव करता है इसे।
देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जिसको हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट करना एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इज योर डी ग्लोबलाइजेशन, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इस पर्टिकुलर डी ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं एक लॉ की तहत अपने देश में इंप्लीमेंट करता हूँ, देन आई एम पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेक्शनिज्म वाया प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, जो कि हैं आपके ये 3 टैरिफ, जिसमें कि टैक्स इंपोज करते हो आप इंपोर्टिंग कंट्री पे, इंपोर्ट कोटास कि आप क्वांटिटी लिमिट कर देते हो कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं आप हमारी देश में सप्लाई कर सकते। फिर थर्ड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें आप क्वालिटी लिमिट करते हो कि अगर प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी XYZ क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे आपसे। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या रीज़न था? इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर वाज वे मोर देन रेवेन्यू, तो फिस्कल डेफिसिट वाज हाई। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा अच्छा नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस इसीलिए भी आया क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं हमेशा से हाई रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। उस टाइम पे 80s 90s में इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेस्ट किसने किए थे? मोस्टली आप देखोगे कि द डिस्कशन स्टार्ट्स विद द नेम जगदीश भगवती, और ये कौन थे? द इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स आर देयर, तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स मतलब रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपके देश में काम करने के लिए, तो इसीलिए हम लिबरलाइजेशन लेकर आए। फाइन। फिर उसके बाद इनवर्ड लुकिंग है आपका पूरा का पूरा ट्रेड पॉलिसी, तो ओपन अप किया इकोनॉमी को, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। एंड देन पब्लिक सेक्टर आपका इनएफिशिएंट है, उसके लिए हम लेकर आए प्राइवेटाइजेशन। तो LPG रिफॉर्म्स आपके इसी रीज़न से आए थे। देन वी हैव द इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर में हम पढ़ते हैं। चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पे थी, नरसिम्हम कमेटी 1 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, पद्मनाभन कमेटी रिव्यूइंग द बैंक सुपरविजन, नरसिम्हम कमेटी 2 रिव्यू ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, देन वीक बैंक्स के लिए वर्मा कमेटी, और हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ FI एंड बैंक्स, ये थी आपकी RH खान कमेटी। फिर उसके बाद नरसिम्हम कमेटी 1 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी ऑल्सो शुड नो, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स अलॉन्ग विद दैट एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। एटलीस्ट इतना हमें पता होना चाहिए। नरसिम्हम कमेटी 1 का रिकमेंडेशन था। 2 का रिकमेंडेशन क्या था? ब्रांच लाइसेंसिंग को डीरेगुलराइज कीजिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेकर आइए और कैपिटल एडिक्वेसी पे फोकस करना है। कैमल्स इनिशिएटिव, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAMELS? कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, M मैनेजमेंट क्वालिटी, E अर्निंग्स, L लिक्विडिटी और S इज फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। FTP की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल FTP हमें 2023 की याद रखनी है, बट 2015-20 व्हाट वाज द एम, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। एम वाज $900 बिलियन, बट इसको हम आज तक भी ब्रीच नहीं कर पाए। याद क्या रखेंगे? 2023 की पॉलिसी 4 पिलर्स हैं: इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इमर्जिंग एरिया, जिसमें स्कोमेट पॉलिसी भी आती है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। What was the goal? 2023 का गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो $2 ट्रिलियन बाय 2030 हमें अपना ओवरऑल एक्सपोर्ट करना है। 2030 तक हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है इंडिया का, इट शुड बी ऑफ द वॉल्यूम $2 ट्रिलियन। फिर FDI के कौन से रूट्स हैं? ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि आपके पास डायरेक्ट अप्रूवल चाहिए होता है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ऑटोमेटिक रूट में ऐसा कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए होता, भाई नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। लेकिन वहाँ पे जो ऑटोमेटिक रूट है आपका, उसमें RBI को इंटीमेट करना पड़ता है, इट इज़ मैंडेटरी। तो जो भी RBI का रीजनल ऑफिस होगा, जहाँ पे जिस भी रीजन में आप बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे RBI का जो भी रीजनल ऑफिस है, उस स्टेट में RBI का रीजनल ऑफिस होगा, वहाँ जाकर उस रीजनल ऑफिस के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आपने अपने जो भी डील हो रही है उसका कहीं ना कहीं ब्यौरा देना है कि क्या डील है। तो जो भी जो भी नेशनल हैं, जैसे मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे विल बी गोइंग टू द RBI रीजनल ऑफिस, स्पेसिफिकली फॉरेक्स डिपार्टमेंट, और वहाँ पे जाके अपनी जो फाइल है उसको फॉरवर्ड करेंगे टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विद द शेयर जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इशू करें टू दैट पर्टिकुलर यू कैन से बिजनेस एंटिटी। और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? द फाइनल पेपर वर्क विल बी डन। 2 स्टेप में होता है। गवर्नमेंट रूट में हमें याद रखना है कि फॉरेन इक्विटी अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो CCEA का अप्रूवल लगेगा ही लगेगा। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देन टाइप्स ऑफ FDI, ग्रीन फील्ड कि आप बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड, बिजनेस ऑलरेडी है इस कंट्री में लेकिन आप उस बिजनेस में शेयर्स जो है वो खरीद रहे हो। जॉइंट वेंचर, आप फॉरेन कंट्री से एक इन्वेस्टर आ रहे हैं आपकी कंट्री में और आप दोनों जॉइंटली एक बिजनेस रन कर रहे हो, जैसे हीरो होंडा था। देन वी हैव FDI वर्सेज FII। FDI में मेजर डिफरेंस क्या है? FDI स्टेबल है ना, जो भी FDI आएगी उसमें आप प्लांट मशीनरी लगाओगे, इंडस्ट्री सेटअप करोगे। FII क्या है? ट्रेड हो रहा है ना, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग इज ऑन गोइंग, तो इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही ला रहे हैं, बट ये आप बोल सकते हो वॉलेटाइल है। कभी भी आप देखोगे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है किसी और मार्केट में, दे विल मूव, है ना FII, बट FDI में ऐसा नहीं है। ऑल्सो FII इज नोन एज हॉट मनी, ये आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट।
FDI limit, the most important one here in the entire you can say chart is your defense manufacturing, जिसमें 100% FDI is allowed, but 74 है via automatic route जिसमें industrial licensing आती है, 100% is via government route जहाँ पे modern technology की बात होती है. Then we have important FDI limit for the banking, private sector में 74% है, public में 20% है. उसके बाद इंश्योरेंस अभी 74% ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है यूनियन बजट में क्या अनाउंस किया था, इट इज़ 100%. फिर प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन से हैं कि एफडीआई जो है इन सेक्टर्स में नहीं लेकर आ सकते, तो चिट फंड, निधि कंपनी, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी बिजनेस, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की जो ट्रेडिंग है, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, शिरोट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर वो वाले सेक्टर्स जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो सकती, तो एफडीआई तो आप भूल जाओ. तो वो कौन से सेक्टर हैं? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन. रेलवे ऑपरेशन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अलग चीज़ें. ऑपरेशंस क्या है? जो हार्डकोर ऑपरेशन है कि ट्रेन चल रही है, ट्रैक बना हुआ है. बट हम जब बात करते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ पे 100% एफडीआई इज अलाउड ऑटोमेटिक रूट में. फिर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट क्या डिफरेंस है? मेजरली ग्रोथ के अंदर आपके पास जो जीडीपी, जीएनआई, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी चर्चा होती है. डेवलपमेंट के अंदर वी टॉक अबाउट द ह्यूमन वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिस्कशन होगी. तो क्वांटिटेटिव कौन सा हुआ? ग्रोथ. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इज डेवलपमेंट. SDRs के अंदर अगर हम बात करें तो SDR क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं फॉर द मेंबर कंट्रीज प्रोवाइडेड बाय द IMF टू एंश्योर द अनकंडीशनल लिक्विडिटी. ठीक है, तो यहाँ पे SDR की बास्केट में कौन सी करेंसी है? US डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग है एंड चाइनीज रेनमिनबी. चाइनीज रेनमिनबी को हम युआन भी बोलते हैं. और रिव्यू कब होता है SDR? इट इज रिव्यूड एवरी 5 ईयर और अर्लियर. एंड साथ के साथ जो वैल्यू SDR की वो डेली बेसिस पे ही चेंज होती है, बिकॉज करेंसीज की वैल्यू चेंज होती है, तो डेफिनेटली SDR की भी चेंज होगी. फिर हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, जिसका एम क्या है? टू एलिवेट द पॉवर्टी, गरीबी हटाना फ्रॉम ऑल द कंट्रीज. ये बेसिक एम है वर्ल्ड बैंक का. हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में. ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर, IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID. इन इंडिया जो है इनमें से IBRD, IDA, IFC और मीगा का मेंबर है, ICSID का मेंबर नहीं है इंडिया. IBRD, IDA इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को. IFC इज टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट. मीगा 2 रोल परफॉर्म करता है. मीगा है क्या? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी. तो डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए, एफडीआई कैसे लाई जाए, उसके बारे में मीगा काम करता है. और सेकंड चीज़ है, एक बार एफडीआई जब आ गई तो उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे अश्योर किया जाए कि आपका पैसा सिक्योर्ड है, यहाँ पे गारंटी कैसे प्रोवाइड की जाए. तो ये 2 काम करता है मीगा. ICSID क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें. जो भी डिस्प्यूट हो रहा है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जो भी डिस्प्यूट हो रहा है यहाँ पे, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए. इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स किस में होंगे? बिटवीन द कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्री में जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको कोई इशू होगा विद द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट, तो वो ICSID में जा सकता है. लेकिन याद रखेंगे इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का. WTO में क्या याद रखना है हमें? फाउंडेड इन 1995 जनवरी 1. इस साल 30 साल हो गए आपके WTO को. और व्हाट इज द बेसिक फंडा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों है यहाँ पे? इट इज टू हेल्प इट्स मेंबर्स यूज द ट्रेड एज द मींस ऑफ रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड. राइट नाउ वी हैव 166 मेंबर्स. जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अगर हम आते हैं तो कोर एलिमेंट्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दे आर हाउ मच? 17 गोल्स आर देयर, 169 टारगेट्स हैं. और कब तक का टाइम फ्रेम है? 2016 से 2030 तक का. ये 17 आपके पास गोल्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? SDG 1 नो पॉवर्टी, देन वी हैव SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन और SDG 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. इंडियाज प्रोग्रेस इन SDG, सबसे ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इन SDG 7 दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. सबसे कम हमने परफॉर्म किया SDG 5 दैट इज जेंडर इक्वालिटी में. और जो ये इंडेक्स है, ये जो पूरा डेटा आ रहा है, एक इंडेक्स से आ रहा है जो कि किसने बनाया? नीति आयोग ने. फाइन. पहले हम कहीं ना कहीं परफॉर्मर कैटेगरी में आते थे, बट नाउ वी आर इन दी फ्रंट रनर कैटेगरी. परफॉर्मर कैटेगरी 50 से 64, 65 टू 99 फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं. और 71 है अभी हमारा स्कोर इन दी ओवरऑल SDG अचीवमेंट. फिर उसके बाद क्लाइमेट एक्शन के लिए इंडिया में क्या क्या मेजर्स लिए गए, इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है नेट जीरो एमिशन बाय 2070. फिर एक स्कीम आप बोल सकते हो इनिशिएटिव है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG. ये भी आपका क्लाइमेट एक्शन में आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द पंचामृत कमिटमेंट, 5 कमिटमेंट्स जो गवर्नमेंट ने दी है टू हैव सम चेंजेस फॉर योर SDG 13. सबसे पहला नेट जीरो एमिशन बाय 2070, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. फिर 50% करना है हमें अपनी कैपेसिटी को, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को बाय 2030, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए. टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030. बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस दैन 45%. फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन RBI.
उन्होंने एक सर्वे कैरी आउट किया था टू सी द स्टेटस ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस इन द लीडिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो इस ग्रुप का नाम याद रखना है, पिछली बार क्वेश्चन आया है एक। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो वाले बॉन्ड्स जिनका प्रोसीड, जिनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर आती है, उस अमाउंट को हम यूज़ करते हैं इन दी ग्रीन और यू कैन से सस्टेनेबली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे इंडिया ने 2015 से स्टार्ट किया है इशू करना आपके ग्रीन बॉन्ड्स, 2007 से यूके की मार्केट में स्टार्ट हो गए थे। सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियन बजट 2022-23 यहाँ पे अनाउंस हुआ था आपका सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती है। इंडिया में ग्रीन बॉन्ड्स कौन कौन इशू कर चुका है अभी तक? गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स एंड थर्ड वन वर्ल्ड बैंक। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक से भी आया है वाया दी ग्रीन बॉन्ड्स। देन अगर हम बात करें अभी के लिए $21 बिलियन इज द ग्रीन बॉन्ड मार्केट इन आवर कंट्री। CSR एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है शेड्यूल 7 में। इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल अगर कर रही है कॉर्पोरेट तो उस पे है CSR ऑब्लिगेशन। क्या क्या क्राइटेरिया है? नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ है अगर कॉर्पोरेट की, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कंपनीज आर नाउ फ्री टू स्पेंड मोर देन 2% ऑफ देयर प्रॉफिट इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल्स। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल्स के जो भी नेट प्रॉफिट है उसे ऐड करो, एवरेज लोन का डिवाइड बाय 3 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 2% से, वो आ जाएगी ऑब्लिगेशन आपकी कॉर्पोरेट की। और अभी के लिए अगर हम बात करें, नाउ इट इज जस्ट अ सिविल रॉन्ग, कोई इंप्रिजनमेंट नहीं होती है फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR ऑब्लिगेशन, लेकिन पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी इज 1 करोड़ और ट्वाइस फॉर दी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट। है ना, 2 तरह की पेनल्टी होती है, एक तो कॉर्पोरेट पे लगती है, दूसरी जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है। तो कॉर्पोरेट पे कितनी पेनल्टी लग रही है? 1 करोड़ और ट्वाइस दी ऑब्लिगेशन अमाउंट विच एवर इज लेस। और डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे कितनी लग रही है? 2 लाख और 1/10 ऑफ द ऑब्लिगेशन विच एवर इज लेस, लेसर पे लगेगी। फिर पॉवर्टी एलिवेशन की अगर हम बात करें, इसमें 1-2 डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्लानिंग कमीशन का जो डेटा है 2011-12 का, उसके अकॉर्डिंगली 25.7% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी, 13.7% है आपका अर्बन पॉपुलेशन के लिए डेटा। और अगर हम बात करें कितने व्हाट इज द थ्रेशोल्ड इन दी गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो पहले ये 1.90 था पर डे, है ना, $1 1.90 पर डे। ये बुक में भी यही मेंशन्ड है, बट हमें इस एग्जाम के लिए, नवंबर एग्जाम के लिए याद रखना है $3.00 पर डे। दिस इज द रिवाइज्ड लिमिट। ओके, यही याद रखेंगे हम एग्जाम के लिए। ये बुक में दिया हुआ है, स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया मैंने ताकि जो लोग बुक में से पढ़ रहे हैं वो इसको क्रॉस करके ये याद रखें, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा है हमारे एग्जाम के लिए। देन जॉबलेस ग्रोथ, यहाँ पे सिंपली ये बताया गया कि आपके पास पहले इंडिया में जॉब्स नहीं होते थे लेकिन ग्रोथ अच्छी खासी होती थी, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता था हमारी कंट्री की ग्रोथ को। बट नाउ ऐसा नहीं है, थैंक्स टू द डेटा ऑफ PLFS, जहाँ पे बताया गया है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बढ़ी है 26% और उस टाइम पीरियड में ग्रोथ रेट भी अच्छा खासा है, तो नो लॉन्गर वी हैव द जॉबलेस ग्रोथ। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी तो है ही हमारे देश में, जहाँ पे टॉप 10% जो है हमारे देश का वो कितना अर्न कर रहे हैं? 57% ऑफ द एंटायर नेशनल इनकम। अब देख लेते हैं मॉड्यूल बी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो सबसे पहला है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। 3 डेफिनेशन है। वेलफेयर सबसे पहले होती है वेल्थ डेफिनेशन, फिर वेलफेयर और उसके बाद स्कार्सिटी डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो कहाँ से आई है? वेल्थ से ही आई है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन एंगल वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एडम स्मिथ ने दी थी हमारी वेल्थ डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू विच कि देश की जो भी वेल्थ है दैट विल डिटरमाइन द एंटायर इकोनॉमिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। वेलफेयर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि इट स्टडीज द वेल्थ ऑल्सो, प्लस जो भी ह्यूमन एंगल है, जो सोशल वेलफेयर है वो भी इंक्लूड किया गया बाय एल्फ्रेड मार्शल। लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था स्कार्सिटी डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पूरे के पूरे कंट्री में, पूरी की पूरी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं द रिसोर्सेज आर स्कार्स और उन्हें मैनेज करना ही एक तरह से इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो प्लस माइक्रो बना मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? J.M. कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? ओवरऑल इकोनॉमी की चर्चा, GDP नंबर क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इंडिविजुअल फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई कितनी है, इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट कितना काम कर रहे हैं, कितने उनकी प्रोडक्शन लेवल है, लाइक दैट। फिर आते हैं हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय मेजरली 2 एंटिटीज, गवर्नमेंट एंड मार्केट, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट जब भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है अपना इन दी रिसोर्स एलोकेशन, तो उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम बोल देते हैं कमांड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जब भी प्राइवेट प्लेयर्स या मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, उस रिसोर्सेज को, उसको हम क्या बोल देते हैं? वी से कि वो कैपिटलिस्टिक मार्केट है या फिर फॉर दैट मैटर मार्केट इकोनॉमी है। और आज के डेट में मैक्सिमम कंट्रीज आर अंडर दी मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, बाकी का जो भी बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स। और इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है फ्रॉम द स्टार्टिंग। फिर लॉ ऑफ डिमांड पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में 2 चीज़ें याद रखना, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जब डिमांड आपकी दोबारा से कब पिक होगी? जब प्राइस घटने लगेगा। फाइन, तो जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। प्लस कौन सा इफेक्ट है? सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट, जिसकी बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स ट्रू।
एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड गिफन और वेबलिन कमोडिटीज फाइन। तो गिफन गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स, जिसके अंदर आपके पास डिमांड नहीं चेंज होती चाहे प्राइस कितना मर्जी बढ़ जाए। उसके बाद वेबलिन कमोडिटीज में आपके लग्जरी आइटम्स आते हैं, जैसे सुपर कार्स हो गई, देन वी एक्सपेंसिव फोन्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यहाँ पे चाहे जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए, इन एक्सपेंसिव आइटम्स का डिमांड कम नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस। गिफन गुड्स में क्यों नहीं डिमांड कम हो रही थी? बिकॉज दे आर द बेयर मिनिमम एसेंशियल कमोडिटीज फॉर सर्वाइवल। ओके, लग्जरी आइटम्स जो है उनकी कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? विच वॉज गिवन बाय वेबलिन, थॉस्टिन वेबलिन ओनली, इट इज नोन एज कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, नोटिसेबल कंजम्पशन हो रही है यहाँ पे। गिफन गुड्स किसने प्रोपाउंड किया था? इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफिन। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे आपके मार्केट फोर्सेस कहीं ना कहीं सेम है। फाइन, जो डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं आपके, तो डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज मोर और लेस सेम एज द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपके पास जो भी प्राइस निकल कर आएगा, दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसका दूसरा नाम है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। देन शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये इसको हम कब स्टडी करते हैं? जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप होता है। जब भी आप शिफ्ट देखोगे कर्व का, चाहे सप्लाई है या फिर डिमांड है, आपने एक ही माइंड में चीज़ रखनी है कि आपके प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे। प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं स्टिल, इफ़ द डिमांड इज मूविंग अप और डाउन एंड सप्लाई इज मूविंग अप और डाउन, तो हम स्टडी करते हैं यूजिंग द शिफ्ट इन दीज कर्व्स। तो डिमांड कब बढ़ेगी? अगर प्राइस नहीं कम हो रहा फिर भी डिमांड बढ़ रही, कब? तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। प्राइस तो नहीं कम हो रहे कमोडिटीज़ के, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ गई। शिफ्ट इन डिमांड कब? फिर यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल जो है, मान लीजिए मशीनरी यूज़ करने लग गए प्रोड्यूसर्स, बिजनेस यूनिट्स, और उस मशीनरी की यूजेज की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, लेकिन डिमांड या फिर प्राइस तो नहीं ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ और तो फाइन। सो प्राइस नहीं चेंज हो रहा, प्राइस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिर भी सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग होगी। प्राइस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, स्टिल इट विल बी नोन एज शिफ्टिंग इन दी डिमांड कर्व। देन वी हैव मनी सप्लाई, सिंपली स्टेटेड मनी सप्लाई इज द स्टॉक, ओवरऑल स्टॉक, करेंसी जिसमें नोट्स और कॉइन्स आते हैं प्लस द डिपॉजिट्स। आरबीआई पब्लिश करता है डेटा व्हेन वी टॉक अबाउट कौन से बेसिस पे, इट इज ऑन द फोर्टनाइटली बेसिस, हर 15 दिन में। मेजर ऑफ मनी सप्लाई के अंदर आपने याद रखने हैं फॉर्मूलाज। एम नॉट से स्टार्ट होते हैं, रिजर्व मनी, जिसमें कि करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आता है। मनी टाइप के अंदर बाकी के जो M1 से लेकर M4 तक हैं, M1 में करेंसी विद पब्लिक प्लस योर डिमांड डिपॉजिट प्लस दी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 में ऐड कर दो सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, M2 आ गया। M1 में ऐड कर दो टाइम डिपॉजिट, तो M3 आ जाएगा। M3 में ऐड कर दो आप ऑल द डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, यू विल गेट दी M4। मनी मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूला याद रखना, M3 बाय M0 एक फॉर्मूला, दूसरा है 1 बाय रिजर्व रेशियो, इन दोनों को आप इक्वेट भी कर सकते हो। फिर वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी बाय मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई क्या है? इट इज M3, ये भी याद रखना है। ब्रॉड मनी बोला जाए, मनी सप्लाई बोला जाए, M3 बोला जाए, तीनों सेम ही है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, दो मेजर कॉजेज हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल में कंज्यूमर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, इन्फ्लेशन आ गई, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश कब होएगी? जब आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही बढ़ी हुई है, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स महंगा बेचेंगे सामान, दैट इज योर कॉस्ट पुश। फिर प्राइस इंडिसेस के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन? सिंपली स्टेटेड, जो आपकी पिछले साल की इन्फ्लेशन है वो पता होनी, पिछले साल का जो इंडेक्स नंबर है वो पता होना चाहिए, प्रेजेंट जो इंडेक्स नंबर है वो पता होना चाहिए, यू कैन इजीली फाइंड। तो मान लीजिए आपके पास पिछले साल का जो डेटा है, इंडेक्स है 176.20 है और प्रेजेंटली इट इज़ 183.40। तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100 इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा। फिर सीपीआई की अगर हम बात करें तो इट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल लेवल पे हम महंगाई कितनी है वो जज करते हैं, और इन्फ्लेशन बैंड कितना है आरबीआई का, इट इज़ 4 ± 2। सीपीआई का जो नंबर याद रखना है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, हमें याद रखना है कंबाइंड वाला 2.10। बेस ईयर क्या है? 2011-12, रिटेल लेवल पे होता है इसका जो भी कैलकुलेशन है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कौन सा पर्टिकुलर एजेंसी पब्लिश करती है सीपीआई, इट इज़ पब्लिश बाय NSO MOSPI। ओके, ये ऐसा कुछ दिखता है आपका सीपीआई। एंड डब्ल्यूपीआई का नंबर याद रखना है -0.13, जो कि है प्रोजेक्टेड परसेंटेज। एंड हेयर द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, DPIIT, 697 आइटम्स आर देयर राइट नाउ इन दी होलसेल लेवल। उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, सारे के सारे ये आपके डब्ल्यूपीआई ऐसा दिखता है अगर आप जानना चाहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट रिवीजन ऑफ बेस ईयर, तो उस पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप को हेड कर रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि रिपोर्ट दे चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है, इट वाज आल्सो इन द न्यूज़। आईआईपी की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पे बेस ईयर अगेन 2011-12 है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों का भी 2011-12 ही था। आईआईपी जो है कहीं ना कहीं इट इज़ पब्लिश्ड ऑन 28th नाउ, पहले 12th था, बुक के अंदर आपके पास ये 12th लिखा हुआ है, अगेन डेलिबरेटली इट हैज़ बीन रिटन 12th हेयर ऑल्सो, बट इस
को अब चेंज करके उन्होंने कर दिया है 28th ऑफ द सेम मंथ। ये याद रखेंगे, इसको नोट कर लेना आप अगर बुक से पढ़ रहे थे तो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 3 ग्रुप्स, कौन से हैं? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों के तीनों ग्रुप्स हैं जिसमें कि मेजरली आपका IIP कवर हो जाता है। उसके अलावा 8 कोर सेक्टर्स आर ऑल्सो देयर इन दी IIP: रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, और दे कंप्राइज 40.27% ऑफ द एंटायर IIP। नंबर क्या याद रखेंगे जून के लिए? 3.9%, दैट इज द ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रीज। फिर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आएगा, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, एंड इट इज पब्लिश्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, नॉट मंथली बेसिस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 2 एसेट मॉडल, वन इज द कैश, अनदर इज बॉन्ड। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, यू हैव ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, डे टू डे के खर्चे निकालने के लिए जो हमने रखे हुआ है कैश। प्रिकॉशनरी कि फ्यूचर में कुछ खराब ना हो जाए, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, बचा के रखते हैं, सेव करते हैं पैसा। स्पेकुलेटिव मोटिव, ये हमें पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारा जो पैसा हमने रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो उसको बचा के रखते हैं, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए वैल्यू, हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है, अभी स्पेकुलेशन ही है। फिर आते हैं ISLA मॉडल क्या है? बेसिकली इट वाज गिवन बाय जॉन हिक्स एंड एल्विन हैंसन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट। सिंपल, यस, इट अपीयर्स एज अ ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आपका, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस इज द y एक्सिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, x एक्सिस पे आता है आपका लेवल ऑफ इनकम, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कर्वेचर, तो LM कर्व हमेशा याद रखना, ये अपवर्ड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, IS कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग वन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लेन अ वे टू कीप द इकोनॉमी इन बैलेंस थ्रू इक्विलिब्रियम ऑफ मनी सप्लाई वर्सेस द इंटरेस्ट। फाइन, तो ये आपके पास एब्रीवेशन है IS में, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, IS, LM, लिक्विडिटी एंड मनी। उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट की, मॉनेटरी एक्सपेंशन, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, 2 चीज़ें याद रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी की बात जब भी होती है तो कौन सा कर्व शिफ्ट होएगा? LM, मॉनेटरी पॉलिसी इज इक्वल टू LM। और ये जो LM कर्व है ये कहाँ पे शिफ्ट होएगा जब एक्सपेंशन होगी? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और जब LM कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की। प्लस अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होंगे? विद द इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम इन एक्सपेंशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है, एंड फॉर योर कॉन्ट्रैक्शन बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा, तभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है ग्राफ। फिस्कल पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस होंगे। यहाँ पे आपका जो कर्व शिफ्ट होएगा वो है IS कर्व, और IS कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड्स तो हम बोलते हैं एक्सपेंशन हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सपेंशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू योर मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट जो आपके पास फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है, वी हैव बूम फेज, जहाँ पे सब कुछ बढ़िया चलता है, सिर्फ पीक फेज पे आके, पीक पॉइंट पे आके आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ेगी, तो रिसेशन आएगा, और ज़्यादा देर तक अगर रिसेशन रहता है, ज़्यादा दिनों तक, महीनों तक रहता है, इट बिकम्स डिप्रेशन। तो लास्ट या फिर आप बोल सकते हो लोएस्ट पॉइंट विल बी द ट्रो, और जैसे ही ट्रो से आप ऊपर चलेंगे यू विल सी द रिकवरी इन द इकोनॉमी, और दोबारा से बूम आएगा, पीक फेज, फिर दोबारा रिसेशन, इट गोज लाइक दैट ओनली। और इट इज़ अ ग्राफ, और यू कैन सी द साइकिल इज बिटवीन रियल GDP एंड टाइम, दोनों वेरिएबल के बीच में होता है पूरा का पूरा कर्व। कंपैरिजंस की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन द 4 फेजेस इज योर इनकम। तो इनकम जो है फर्म की हाई रहती है बूम में, रिसेशन में फॉल करती है, डिप्रेशन में लो रहेगी, दोबारा से पिकअप करेगी इन दी रिकवरी फेज। आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लेशन। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है पीक पॉइंट पे, बूम फेज के बाद ड्रॉप हो जाएंगे प्राइसेस रिसेशन में, डिप्रेशन में लो इन्फ्लेशन विल बी देयर, एंड इट विल अगेन इंक्रीजिंग इन दी रिकवरी फेज। फाइन, उसके बाद वी हैव द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाईएस्ट इन दी बूम फेज, कम हो जाएंगे आपके रिसेशन में और कम हो जाएंगे डिप्रेशन में, सबसे ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है रिकवरी फेज में। फाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेव लाइक, है ना, देखने को ऐसे ही लगती है, सिंक्रोनिक है, जितना ऊपर जा रही है उतना फिर नीचे भी आ रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट रेकरिंग, तो डिप्रेशन का फेज है, तो उसके बाद रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद आपके पास यू विल सी द बूम फेज, दोबारा से रिसेशन आएगा, फिर दोबारा से डिप्रेशन आएगा, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बार बार अलग अलग फेजेस आते रहेंगे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज वेल। प्लस इट इज परवेसिव इन नेचर, मतलब इट स्प्रेड्स बिटवीन द इंडस्ट्रीज। परवेसिव का मतलब क्या होता है? यू आर अ प्रेविलेंट फिनोमिना। तो बिजनेस साइकिल एक प्रेविलेंट फिनोमिना ही है, ऐसा नहीं है कि बूम आ गया तो बस बूम खत्म होगी। बिजनेस साइकिल में सिर्फ एक ही फेज है, नो, इट हैज डिफरेंट फेजेस, नॉट सिमेट्रिकल। जब भी ऊपर जाती है बिजनेस साइकिल, दैट इज बूम, तो आप सोच के देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, तभी हमारा ग्रोथ रेट अच्छा चलता है इन दी बूम। लेकिन कोविड आया, क्या हुआ? एकदम से रिसेशन में चली गई इकोनॉमी बहुत जल्दी, क्विकली। तो साइकिल जितना ऊपर जाती है उसमें टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन जैसे नीचे जाएगी आपकी बिजनेस साइकिल, यू विल फाइंड कि इट इज अ सडन मूवमेंट।
फिर MPC पे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि यू हैव दी टारगेट ऑन इन्फ्लेशन। MPC क्यों सेटअप की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने मिलकर, सो दैट हमारे पास एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म बन पाए। एंड 1934 का जो RBI एक्ट है उसको अमेंड किया गया एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन 45ZB ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट टॉक्स अबाउट द 6 मेंबर MPC। ZN में आपके पास इन्फ्लेशन टारगेट होता है विच इज़ व्हाट 2 to 6%, 4 + -2। देन वी हैव फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हैं? वेरी बेसिक कि आपको रेपो रेट जो है, बेंचमार्क रेट वो डिसाइड करना है। कॉम्पोजिशन 6 मेंबर होते हैं, 3 जो है वो RBI से होते हैं, बाकी के 3 जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनका टेन्योर कितना होता है 4 ईयर्स। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है हमें? कौन सा पॉलिसी रेट कितना है, कितना आपका वो दीज रेट्स आर देयर, रेपो रेट कितना है। दिस इज द पर्टिकुलर टेबल जिसको आप देख जाना एग्जाम से पहले, इट विल बेनिफिट यू। 5.5% रखना है रेपो रेट याद। फिर फिक्स्ड रिवर्स रेपो 3.35 चल रहा है। SDF 5.25 है, 5.75 आपका बैंक रेट भी है और MSF भी है। एंड CRR इज 4%, SLR इज 18%। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं CRR और SLR में? जब हम बात करते हैं CRR सेक्शन 42 RBI एक्ट में है एंड सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट SLR। CRR मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद द RBI, SLR जो है बैंक्स खुद मेंटेन करते हैं। CRR पे कोई इंटरेस्ट अर्निंग नहीं होती बैंक्स को, SLR पे होती है। बैंक रेट MSF में इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है? बैंक रेट लॉन्ग टर्म लैंडिंग के लिए अप्लाई होता है, MSF मिड आप बोल सकते हो ओवरनाइट लैंडिंग, क्विक लैंडिंग के लिए अप्लाई होता है। SDF का जो रोल है राइट नाउ इट हैज़ बीन रिवैम्प्ड, तो कहीं ना कहीं जो पहले रिवर्स रेपो रेट का रोल होता था वो आपका SDF रोल प्ले करता है। और एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क होता है LAF जिसको हम बोलते हैं, वो LAF जो है कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो एक बीच में आपका बेंचमार्क रेट होता है जिसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। टॉप पे जो अपर बैंड है दैट इज योर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बॉटम मोस्ट और द फ्लोर ऑफ LAF इज योर SDF। रिवर्स रेपो जो रेपो रेट है वो जितना भी होगा उसमें से माइनस कर दो 0.25%, आपके पास SDF आ जाएगा। ऐड कर दो 0.25%, यू विल गेट द MSF। इसके अलावा अगर हम बात करें लेंडिंग रेट कैलकुलेट करने की, तो देयर आर 2 मेथड्स। वन इज MCLR जहाँ पे आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम रहता है। फिर सेकंड आता है EBLR विच इज मच मोर रेलिवेंट। तो RBI का जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको आप यूज़ कर सकते हो एज बेंचमार्क, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 मंथ या फिर 6 मंथ की ट्रेजरी बिल यील्ड भी। प्लस अनदर फैक्टर हेयर, अनदर बेंचमार्क विच यू कैन से इज द बेंचमार्क डिसाइडेड बाय FBIL इफ देयर इज एनी। फिर OMO क्या होता है? सिंपली स्टेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज गोइंग ऑन इन दी ओपन मार्केट ऑपरेशन, और RBI खुद से नहीं करता, इट कैरीज आउट दिस फंक्शन यूजिंग द कमर्शियल बैंक सर्विसेज। देन वी हैव LTROs, तो लॉन्ग टर्म रेपोज कोविड के टाइम पे RBI लेकर आया था फरवरी 2020 में, ताकि जो पॉलिसी रेट कट देखने को मिल रहा है इन द इकोनॉमी उसको रेप्लिकेट करें बैंक्स और पास ऑन करें बेनिफिट टू दी कस्टमर्स। TLTROs क्या है? कुछ टारगेटेड और स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए हम TLTROs यूज करते हैं, एंड SLTROs फॉर स्पेसिफिक वीक और द सिक यूनिट्स। तो जैसे उस टाइम पे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो हैं वो दिए थे टू दी माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। ट्राई पार्टी रेपो दैट इज ट्रेप्स। इसमें क्या होता है? ट्रेप्स के अंदर आपके पास एक ट्राई पार्टी एजेंट बना दिया जाता है, जैसे CCIL है आपका, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे इट मेंटेन्स दी गिल्ट अकाउंट, लेंडर का भी और बोरोवर का भी। CCIL के अलावा NSE इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्राई पार्टी एजेंट। तो एलिजिबिलिटी क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बिकमिंग द ट्राई पार्टी एजेंट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यहाँ पे मोर और लेस आपको ये देखने को मिलता है कि इट वॉज स्टार्टेड इन 2002 बाय द RBI, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ FII। तो US डॉलर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे हमारी इकोनॉमी में, उसको चेंज किया इन द रुपी फॉर्मेट, लेकिन फिर रुपीज़ की जो आप बोल सकते हो करेंसी की लिक्विडिटी बढ़ गई। देन इन ऑर्डर टू कर्व दैट पर्टिकुलर लिक्विडिटी, हैंडल दैट लिक्विडिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इशू करी वाया RBI, एंड अल्टीमेटली द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी हैपेंड। डीमोनेटाइजेशन के टाइम में भी MSS वॉज देयर। ओके, दिस इज डन। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में याद रखेंगे कि VRR इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज वाई इसका रेट हमेशा ज़्यादा मिलता है बैंक्स को, और बैंक्स इसे प्रेफर करते हैं ओवर द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है 2003 की एक्ट है, इंडियन पार्लियामेंट में आई थी। 3% शुड बी योर फिजिकल डेफिसिट, ये ऐसा टारगेट दिया गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट एनकेसिंग कमिटी, इट वाज फॉर्म्ड टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ FRBM एक्ट, और उसमें कुछ प्रपोजल्स रिवैम्प करने के लिए। तो उन्होंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी कि डेट टू GDP रेशियो 60% होना चाहिए, जिसमें 40% गवर्नमेंट का शेयर होगा, 20% होगा स्टेट्स का शेयर। एंड डेट टू GDP रेशियो के साथ साथ ये बोला गया था कि फाइनेंस कमीशन जब भी आएगी, 15th फाइनेंस कमीशन, अब तो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन आने वाली है, तो उस टाइम पे दे मस्ट गिव वन रिकमेंडेशन कि कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी अपना जो भी डेट ट्रैजेक्टरी है, जो भी डेट है, जो भी आप बोल सकते हो लोन है स्टेट्स का, वो हमें पता होना चाहिए, उन्हें भी पब्लिश करना चाहिए अपना डेटा।
फिर बजट पे आते हैं, वी हैव एन नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टार्टिंग ऑफ विद रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट में टैक्स नॉन टैक्स रिसीट। कैपिटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रेवेन्यू के अंदर डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग आर देयर। फॉर्मूला कौन से याद रखने? दो। पहला फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, एंड दूसरा प्राइमरी डेफिसिट विच इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसके अलावा इफ यू वांट टू रिमेंबर तो ERD आप देख सकते हो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, विच इज द फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू डेफिसिट माइनस योर ग्रांट्स। फिर नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला ग्रॉस टैक्स माइनस द NCCD ट्रांसफर टू द नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड माइनस द स्टेट शेयर। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? नेट रेवेन्यू प्लस द नॉन टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नेट नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके अलावा वी हैव वन फॉर्मूला फॉर टोटल रिसीट ऑल्सो, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट प्लस टोटल कैपिटल रिसीट प्लस द ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। इनके साथ साथ इफ यू हैव टाइम अभी तो यू कैन पॉज द वीडियो और कंपोनेंट्स भी एक बार देख जाना डेट रिसीट्स के, इट विल हेल्प। यस फिर है हमारे पास SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। इट इज फॉर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर वेरियस अकाउंट्स। जैसे अब आपके पास पब्लिकेशन होती है बेस ईयर की 2015 में चेंज हुआ था, व्हाई इट वाज चेंज टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज एज वेल। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट इट इज गवर्न्ड बाय द यूरोस्टैट, यूरोपियन कमीशन, IMF, OECD, UN एंड वर्ल्ड बैंक। GDP की अगर हम बात करें तो GDP इज व्हाट? इट इज नथिंग बट दी ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। और आपके पास यहाँ पे चार मेजर आप बोल सकते हो प्लेयर्स हैं विच डिटरमाइन दी ओवरऑल GDP ऑफ अ कंट्री, स्टार्टिंग ऑफ विद गवर्नमेंट, फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फिर बिजनेस एंटिटीज एंड द ट्रेडर्स, दैट इज एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। और इन चारों को मिलाकर ही हमारा फॉर्मूला बनता है C+I+G+X-M। और अगर हम बात करें GDP कॉम्पिटिशन की तो एक्सपेंडिचर मेथड से आता है, जिसमें कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम X-M बोलते हैं, एक्सपोर्टर माइनस इंपोर्टर्स। इनकम मेथड में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो इनकम्स हैं उनको हम फैक्टर इन करेंगे। प्रोडक्शन मेथड में वी हैव द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेथड ऑफ कंपटीशन आपको सारे फार्मूलाज नहीं याद रखने, बट ये वाला फार्मूला तो याद रखना ही। अगर कोई भी फार्मूला नहीं याद किया है तो एटलीस्ट ये फार्मूला देख जाना, GDP इज इक्वल टू C+I+G+X-M। X stands for exports and M for imports. Then we have another important formula in front of us using the NFIA। आप कहीं ना कहीं GNP निकाल सकते हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फार्मूला ज़रूर से आपने नोट कर लेना अभी नहीं अगर पढ़ा तो। और सेकंड जो फार्मूला याद रखना है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट का। इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ से आ गया, उसको यहाँ पुट करो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, यू विल गेट दी NNP। देन वी हैव NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पे अगर आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या मेजर्स होंगे? फैक्टर कॉस्ट तो आपका फर्स्ट स्टेप पे होता है ना, इट इज एट द फर्स्ट स्टेप। तो आप ये इनडायरेक्टली आपसे फैक्टर कॉस्ट भी पूछ सकता है। तो आपको जो मार्केट प्राइस है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज व्हाट? मार्केट प्राइस के फॉर्मूले में आपने कैसे कैलकुलेट करना है? फैक्टर कॉस्ट जो भी है उसके अंदर हम ऐड करते हैं टैक्सेस माइनस करते हैं सब्सिडीज। अगर IIBF पूछता है फैक्टर कॉस्ट बताओ तो सिंपली टैक्सेस इधर चले जाएंगे माइनस हो जाएंगे, सब्सिडी इधर जाके प्लस हो जाएगी। वही यहाँ पे लिखा है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस द सब्सिडीज विल बी देयर। यहाँ here it is written minus the taxes plus the subsidies. Okay, so yes, these are the important formulas। और कहीं ना कहीं हमारे पास जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉड्यूल A और B के वो कवर होते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी फॉर योर एग्जाम। वी विश कि आप 50+ मार्क्स अपने स्कोर कर पाएं।